हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एपिसोड नंबर 7 में स्वागत है गाइस। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग बायोट-सेवर्ट लॉ के ऊपर जितना न्यूमेरिकल्स हो सकता है मैक्सिमम उसको कवर कर चुके हैं और उसको देख के आप ये वीडियो देखिएगा। हालांकि बायोट-सेवर्ट लॉ से हम लोग कंपेयर भी करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ को। और यहाँ पर ये आज का लेक्चर प्लानर लिखा हुआ है कि हम लोग पहले तो देखिए हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ को गॉस लॉ से कंपेयर करेंगे कि मतलब जो चैप्टर नंबर 1 था उससे कंपैरिजन करेंगे जबरदस्त एकदम, उससे आपको और जबरदस्त फील आएगा। मतलब कि इस तरीके से भी एम्पियर सर्कुलर लॉ को सोचा जा सकता है, उसका आपको नजरिया देगा ये कंपैरिजन। उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि मतलब कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही करंट रहे, ऐसे तो जनरली हम लोग को जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें एक ही करंट दिया रहेगा, लेकिन अगर 3-4 करंट आ जाए जैसे जो जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ रहा है तब एम्पियर सर्कुलर लॉ कैसे अप्लाई होगा वो भी बताएंगे आपको। मतलब कि इस वीडियो में एम्पियर सर्कुलर लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, होता क्या है, कैसे होता है, वो सारा चीज कवर हो जाएगा। और लास्ट में एक एनसीईआरटी का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है एम्पियर सर्कुलर लॉ के ऊपर, उससे आपको और क्लियरिटी मिल जाएगा कि आखिर एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई कैसे होता है ना। और अप्लाई करते वक्त हम लोग कुछ एजम्पशंस भी लेते हैं, वो हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब सोलिनॉइड, टोरॉइड ये सब पढ़ेंगे। तो सोलिनॉइड, टोरॉइड हो सकता है, हालांकि सोलिनॉइड भी हमको आज लेना था आज का लेक्चर प्लानर में, लेकिन पहले अप्लाई करने आना चाहिए, हो क्या रहा है लॉ में पहले वो समझ में आना चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ को पहले समझते हैं, फिर ये कंपैरिजन हम लोग करेंगे उसका गॉस लॉ से। मतलब ये एम्पियर सर्कुलर लॉ आप मैग्नेटोस्टैटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ रहे हैं, वैसे ही आप गॉस लॉ पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो वैसा कुछ कंपैरिजन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये वाला बड़ा मजा आएगा कंपैरिजन, है ना, पीछे वाले से एकदम रिलेट होगा ये। इसको जब इससे कंपेयर करोगे ना तो लगेगा कि तुम गॉस लॉ को ही बस एक अलग तरीके से पढ़ रही हो, ठीक है। तो हम लोग अभी एक काम करते हैं, पहले एम्पियर सर्कुलर लॉ समझते हैं भाई क्या है। अच्छा पहले तो हाँ क्या बोलो, गॉस लॉ से, हाँ वो तो अलग चीज़ है, उसके बारे में नहीं बात करेंगे, वो तो डिफरेंसेस हो गया, उसके बारे में नहीं बात करेंगे हम लोग, सिर्फ कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले समझो कि एम्पियर सर्कुलर लॉ एक्चुअली है क्या, पहले वो समझो कैसे आया। देखो पहले तो एक बात बता दें कि जो बायोट-सेवर्ट लॉ था, बायोट-सेवर्ट लॉ भी बहुत सही है, लेकिन क्या है ना कि उसमें जो कैलकुलेशन है, जैसे कैसे कूलम्स लॉ था, तो कूलम्स लॉ को रिप्लेस करके आया था गॉस लॉ, वैसे ही एम्पियर ये जो तुम्हारा बायोट-सेवर्ट लॉ है उसको रिप्लेस करके कौन आ रहा है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। याद करो कूलम्स लॉ से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती थी, बोलोगी नहीं हम तो फोर्स निकालते थे। तो कूलम्स लॉ का फोर्स का जो फॉर्मूला था उसमें K/Q1/Q2/R² था ना, तो इसमें ये किसको बताता था, इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। अच्छा एक और चीज़ याद होगा कि जो मतलब जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था उससे गॉस लॉ को ड्राइव कर लेते थे, वैसे ही तुम्हारा जो बायोट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला है उससे एम्पियर सर्कुलर लॉ को ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। खैर वो सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी पहले समझते हैं कि एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है। तो पहले हेडिंग लिखो एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। किससे, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, अभी वो सब नहीं, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं निकलेगा, वो सब बात नहीं करेंगे, वो सब तो डिफरेंसेस हो गया, डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे आगे जब वो सब मैग्नेटिक फ्लक्स ये सब पढ़ाएंगे ना उस वक्त, ठीक है। अभी उसको छोड़ दो, मैग्नेटिक फ्लक्स तो E होता है ना, तो वो EA जो होगा इससे नहीं निकलेगा, ठीक है, वो डिफरेंस हो गया, तो डिफरेंस के बारे में नहीं बात करेंगे, ठीक है। हम समझ रहे हैं तुम क्या बोल रही हो, डिफरेंस के बारे में नहीं बात, हम बात करेंगे कंपैरिजन, जो कंपेयर हो जाए, ठीक है। और जो बड़ा डिफरेंस है जो तुम्हारे काम का है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो एम्पियर सर्कुलर लॉ में पहले ये है क्या, क्या बोलता है। ये ऐसा बोलता है कि जैसे मान लो कि तुमको एक स्ट्रेट वायर दिया हुआ है, ठीक है, एक वायर दिया हुआ है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है ना। और मान लो कि ये जो वायर है ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, ये वायर मान लो इन्फिनिट। अच्छा एक और बात समझ लो कि ये एम्पियर सर्कुलर लॉ आया है, किसको रिप्लेस किया है, ये बायोट-सेवर्ट लॉ को। तो रिप्लेस करने का मतलब ये होता है कि जो काम बायोट-सेवर्ट लॉ करके दे रहा था वो उसको भी करके देना चाहिए। अब मान लो कि ये रिप्लेस कर दिया उसको, मतलब उससे बड़ा काम, मतलब उससे हैवी करंट जो कैरिंग वायर है, अजीब जो स्ट्रक्चर है करंट कैरिंग वायर का, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दे रहा है। लेकिन बायोट-सेवर्ट लॉ से जो काम कर पा रहा था वो ये नहीं कर पाएगा, तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना, तो गड़बड़ हो गया ना। इसलिए जो बायोट-सेवर्ट लॉ से ऑलरेडी हो रहा है वो पहले इसको करना पड़ेगा, उसके बाद ना और कुछ देखेंगे। जैसे जब भी एडवांस टेक्नोलॉजी आता है तो पहले ये देखते हैं ना कि जो पहले टेक्नोलॉजी पहले से है मेरे पास उसमें ज़्यादा एडिशंस हो, मतलब वो जो पुराना वाला टेक्नोलॉजी कर पा रहा है नया वाला उसको आराम से कर दे, तब ना आगे का सोचेंगे कि हाँ नया क्या कर पा रहा है वो। ठीक वैसे ही तुम्हारा एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में भी है, पहले जो बायोट-सेवर्ट लॉ ऑलरेडी कर रहा था वो पहले उसको करके दिखाना होगा, उसके बाद ना हम लोग सोचेंगे कि और नया क्या करके दे रहा है, ठीक है। तो खैर उसके बारे में बात करेंगे। तो ये रिप्लेस करके आया है बायोट-सेवर्ट लॉ को, मतलब बायोट-सेवर्ट लॉ से जो ऑलरेडी हो रहा था वो तो ये करके देगा ही देगा,
ठीक है, अभी पहले समझो ये क्या बोलता है कि सिंपल, देखिए आपके जब, अच्छा एक बड़ा, बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में, बायोट-सेवर्ट लॉ में और एम्पियर सर्कुलर लॉ में एक बहुत बड़ा अंतर, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, जैसे ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये बोलता है कि अगर आपको इस करंट कैरिंग वायर की वजह से कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, कहीं पर सर्किटल क्यों बोल रहा है लॉ, सर्किटल क्यों नाम रखा उसके बारे में बताएंगे। मान लो कि तुमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो ये ऐसा बोलता है कि इस पॉइंट को पकड़ के एक लूप बना लीजिए, यहाँ पर इस पॉइंट को पकड़िए और एक लूप बना लीजिए। जैसे याद करो कि तुम गॉस लॉ में पढ़ती थी कि चार्ज रहता था, इस चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले यहाँ गॉसियन सरफेस बनाओ। वैसे ही यहाँ पर जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसमें ये बोलता है कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को पकड़ के एक एम्पीरियन लूप बना लीजिए। क्या बना लीजिए? एम्पीरियन लूप। अब यहाँ पर ऐसे डॉटेड क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि ये वाला इस तरफ आ रहा है तुम्हारे तरफ, और ये डॉटेड का मतलब वो उस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब एक और बात समझना है कि ये जो बनाया है इसको क्या बोल रहे हैं? एम्पीरियन लूप। और ये एम्पीरियन लूप जो भी करंट है यहाँ पर इनसाइड वाला उसको कवर कर रहा है, जो भी करंट यहाँ पर पास कर रहा है उसको एम्पीरियन लूप कवर कर रहा है। अब तुम जब इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे बना ली तो ये जो तुम लूप बनाई हो जिसको हम क्या नाम दिए हैं अभी? एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन, और ये एम्पीरियन लूप सब तरफ से क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, गोल सा लूप होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए सब तरफ से, ठीक है? हैं? हाँ ऑब्वियसली, नहीं लूप, हाँ लूप का मतलब क्लोज्ड ही होता है, सही बात है, लेकिन हाँ ये भी सब तरफ से बंद होना चाहिए, इसलिए नाम है सर्किटल लॉ, मतलब ये क्लोज्ड लूप बन रहा है, इसलिए सर्किट के जैसा गोल हो जा रहा है। सर्किट भी सब तरफ से बंद होता है ना, इसलिए सर्किटल लॉ बोल रहा है, एम्पियर सर्किटल लॉ। सर्किटल से ये मतलब है कि ये जो लूप तुम बना रही हो बंद बना रही हो, और तुमको ये बात पता है कि बंद सर्किट में ही करंट फ्लो करता है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसको सर्किटल लॉ बोल रहा है। अच्छा, अब एक और बात समझो कि जैसे इस लूप का लेंथ हम लोग मान ले L, ये जो पूरा लूप बनाए हम लोग, अच्छा इस लूप का कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा ना, तो इसको कैपिटल R मान लेते हैं, और इस लूप का जो लेंथ है उसको हम मान ले रहे हैं L। L क्या मान रहे हैं? लूप का लेंथ। अब ये लूप का लेंथ कौन सा वाला? ये वाला है लूप का लेंथ, तो इसको सरकमफेरेंस बोलेंगे, यानी कि इसका लेंथ का वैल्यू हो जाएगा 2πr, ठीक है। तो मतलब कि तुम ये R जो पुट कर रही हो ये किसका पुट कर रही हो? ये रेडियस पुट कर रही हो। अच्छा, बहुत लोग ये सोचता है कि जैसे ये करंट कैरिंग वायर है तो इसको अगर ऐसे कर्ल करेंगे, मान लो ऐसे अंगूठा रखेंगे और राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? ऐसे करोगी तो ये ऐसे इस टाइप का है ना, नहीं समझो, इनवर्ट आउटवर्ट छोड़ो, ये इस टाइप का ऐसे लूप है, तो जब तुम ऐसे रखोगी और इसको ऐसे घुमाओगी तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ मिलेगा, मतलब कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि ये जो लूप है वो वहीं पर बनाओ जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये इस केस में वैसा हो रहा है कि तुम जब ऐसे अंगूठा रखी और इसको कर्ल की तो मैग्नेटिक फील्ड भी यही मिल रहा है बाई चांस, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के साथ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के साथ होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये अभी बता रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में वैसा लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे देखो ये लूप ऐसे बनाए हैं वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, जरूरी थोड़ी है यहाँ पर जैसे इस पॉइंट पे तुम निकाल रही हो तो देखो इस लूप के ही अलॉन्ग आ रहा है, ऐसा इसमें सिर्फ हो रहा है। अब अलग अलग जैसे सॉलिनॉइड आएगा, टोरॉइड आएगा, इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा। अब देखो इसीलिए जो एम्पियर था वो ऐसा भी बोल दिया था कि मेरा लॉ तभी यूजफुल है जब मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अलॉन्ग हो, लेकिन जब नहीं भी हो तब भी यूजफुल है, हाँ जब नहीं हो तब भी अप्लीकेबल है, हाँ तब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं इस लॉ को वहीं लगाने का जहां पर पहले तुम्हारा कुछ सिमेट्री देखे, जैसे गॉस लॉ में करते थे, सिमेट्री देखे और मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अलॉन्ग हो। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लूप के लेंथ के अलॉन्ग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे मान लो कि इस लूप में हम लोग एक एलिमेंट्री लेंथ काटते हैं dl, ठीक है, तो ये dl का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये सबसे अलग चीज है यही सबसे अलग चीज है इसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ में। तुमको एलिमेंट्री लेंथ उस तरफ लेना है जिस तरफ किसका डायरेक्शन आ जाए? मैग्नेटिक फील्ड का। देखो जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर तुम देखोगे एलिमेंट्री लेंथ तो ऐसे होगा dl, काटोगे यहाँ पर तो, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है, ये सबसे अलग बात है। द मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो dl है तुमको करंट के अलॉन्ग नहीं लेना है इस बार, और dl किसका लेना है? उस सबसे जरूरी बात, dl लेना किसका है? एम्पीरियन लूप का। एलिमेंट्री लेंथ जो काटता है किसका काटना है? एम्पीरियन लूप का। तो ये सबसे जरूरी बात, हैशटैग dl वेक्टर, अभी डेफिनेशन ये सब लिखवाएंगे, पहले जो सबसे जरूरी बात निकल के आ रहा है, जो फर्क है सबसे बड़ा बायोट-सेवर्ट लॉ इसमें, dl वेक्टर शुड बी along the direction ऑफ क्या? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये ऑलवेज नहीं लिखे हैं, देखो ऑलवेज नहीं लिखे हैं, जो dl है वो इस लूप, देखो सबसे पहले तो एक समझ लो बात, ये जो dl लेंथ काटना है किसका काटना है? पहले ले साफ साफ लिख दिए, लूप का। लूप का dl, कौन सा लूप?
एम्पीरियन लूप है ना, एम्पीरियन लूप। अच्छा एक चीज हम लिख दे रहे हैं कि हमेशा डीएल और बी साथ में नहीं होगा। तुम जब आगे पढ़ोगी सोलेनॉइड टोरॉइड तो उसमें फर्क आ जाएगा, ठीक है, कि जो तुम्हारा डीएल, हाँ लेकिन डीएल काटोगी कहाँ, लूप में, लूप में। और उसमें क्या था रूल था बायोट-सेवर्ट लॉ में कि जिस तरफ करंट जा रहा है वहीं पर किसको मानिए, डीएल को। तो अलग है कि नहीं बताओ, क्या यहाँ करंट तो ऐसे जा रहा है भाई, देखो करंट कहाँ ऊपर जा रहा है, हम डीएल ऐसे काटे तो अंतर तो बहुत है। ऐसा तो कोई इसमें नहीं दिख रहा है कि अंतर नहीं हो सकता है, देखो ऐसे करंट, ये डीएल, देखो कोई मतलब ही नहीं करंट से, समझ में आ रहा है। हाँ तो ये सबसे बड़ा फर्क हुआ। अब ये कहता क्या है, लॉ है क्या, तो लॉ सिंपल बोलता है कि अगर आपको इस करंट की वजह से इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पहले तो एम्पीरियन लूप बनाओगे यहाँ पर, ताकि इस जो करंट कैरिंग वायर है इस वायर को क्या करो तुम, घेर लो, है ना, इस वायर को तुम क्या करो, घेर लो, मतलब जहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको घेर लो, ठीक है। उस पॉइंट को पकड़ के, ये नहीं कि वायर के अगल बगल कहीं भी बना दी, जिस पॉइंट पे बोला है उस पॉइंट को पकड़ के लूप बनाना है। और उसका क्या लेना है, रेडियस, मतलब रेडियस तुमको एम्पीरियन लूप का लेना है, या फिर ऐसा बोलो कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से लेके वायर तक का, समझ में आया। हाँ तो तुम फॉर्मूला ये होता है इसका, इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट करंट इनसाइड। अब कहीं कहीं पर बुक में तुमको लिखा मिलेगा करंट नेट, करंट नेट, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। करंट नेट का मतलब क्या हो जाएगा ना कि यहां जितना करंट है वो, इधर जितना करंट है वो नहीं, सिर्फ लूप के अंदर जितना करंट आ रहा है। हो सकता है यहां पर एक वायर हो ऐसे करके, हो सकता है यहां ऐसे एक वायर हो, तो इसका इसमें भी करंट फ्लो कर रहा हो, तो इसका तो करंट नहीं लोगी, नहीं इसका नहीं लोगी करंट बिल्कुल। तो करंट तुमको वही वाला यहां रखना है जो कि जिस करंट को एम्पीरियन लूप कवर कर रहा हो। एम्पीरियन लूप किस करंट को कवर कर रहा है, ये वाले को, तो उसी को तुमको लेना है, ठीक है। अभी इस फॉर्मूला के, अब इसका डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम, बोलो क्या। हाँ एग्जैक्टली यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू ऑल करंट कैरिंग वायर्स। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक वायर है, मान लो यहाँ एक वायर जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और मान लो एक वायर ऐसे है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये जितना भी अगल बगल वायर है वो सारे का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इंक्लूड होगा, लेकिन करंट वही वाला इंक्लूड होगा जो कि एम्पीरियन लूप के अंदर होगा। ये सबसे गजब बात है, ठीक है। जैसे उसमें होता था, अरे जैसे जैसे इसमें होता, क्या नाम है उसका, गॉस लॉ में जैसे होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड वो ड्यू टू ऑल द चार्जेस होता था, लेकिन जो चार्ज होता था वो खाली अंदर वाले लेते थे, ठीक है। बस वही चीज़ तो हो रहा है यहाँ पर। खैर यहाँ पर तुमको बस ये चीज़ याद रखो, अभी सब बताया जाएगा। अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं करंट वही वाला लेना है जिसको लूप कवर कर रहा है, जिसको लूप कवर कर रहा है, जो कि लूप के अंदर आ रहा है। अब ये नहीं कि तुम ये करंट सब ले लो, ये यहाँ पर जो करंट लिखोगी, इसलिए देखो साफ साफ लिखे इनसाइड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड लिखा है क्या, ना 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 ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तुमको बाहर वाला करंट इधर वाला सब अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, अपने आप इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में अच्छा एक जरूरी बात सबसे तो तुमको पता ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, तभी ये वैलिड है। बोलोगे अगर कांस्टेंट नहीं हुआ, तब कांस्टेंट नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पर ये क्या लगा हुआ, डॉट प्रोडक्ट, तो तुम लिखोगे उसको बी डी एल कॉस थीटा, तो बी बाहर ही नहीं जाएगा अगर कांस्टेंट नहीं होगा इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट। तो मतलब कि गॉस लॉ जैसा ही है इसमें भी, कि ये एप्लीकेबल हर जगह है, अप्लाई तुम एम्पियर सर्कुलर को कहीं भी कर सकती हो, लेकिन यूजफुल कहाँ है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो एक काम करो कि पहले ये लिख लो, सिंपल बस लॉ, अभी तो कुछ बताया नहीं वैसा खास, बस हम इतना बोले कि यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है ना। और इससे भी हम लोग एम्पियर सर्कुलर से भी क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, बस यहाँ पर इंटीग्रेशन आ रहा है, ठीक है। अब ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है और इसी का एक और वर्जन है, वो भी हम लिखते हैं। पहले इसको तुम एक काम करो लिखो, फिर हम बताते हैं और इसके बारे में। डेफिनेशन ये पूछता है, और एक और चीज़ पूछता है इसमें कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको डराइव करके दिखाइए, ये वाले फॉर्मूला को, तो इसको भी हम डराइव भी करके दिखाएंगे, ठीक है। इसी वाले डायग्राम से डराइव करके दिखाएंगे, ये वाले से। देखो ये इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है एकदम साफ साफ, ठीक है। और इसमें जो तुमको अभी समझा रहे थे, देखो अच्छा ये पहले ये गोला का क्या मतलब है, याद करो, यही गोला तुम गॉस लॉ में भी लगाती थी, और ये गोला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो करंट कैरिंग वायर है, इसके अगल बगल जो तुम लूप बना रही हो वो क्लोज्ड लूप बना रही हो, तो इसलिए क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है। अच्छा इस इंटीग्रल को हम लोग लाइन इंटीग्रल बोल रहे हैं। अब लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, दो टाइप का इंटीग्रल होता है, एक एरिया इंटीग्रल, एक लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब है कि तुम यहाँ पर ये लूप के अराउंड ना इंटीग्रेशन कर रही हो, बोलो कि हमको तो वायर में मैग्नेटिक फील्ड है, तो वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो वायर को इंटीग्रेट करना चाहिए ना, वायर को नहीं करना। क्यों नहीं करना वायर को, क्योंकि
जो वायर है, उस जो करंट कैरिंग वायर है उसके अगल बगल का एरिया को हम लूप से घेर चुके हैं। तो जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा या फिर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से होगा लूप के अराउंड, वो सारा तो कवर हो ही जाएगा। तो इसलिए तुम क्या करो, इस लूप को इंटीग्रेट कर दो। लूप को इंटीग्रेट करने का मतलब जितना भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। तो इसलिए देखो लिखे हैं बी डॉट डी एल। अब डी एल लिखने का मतलब कि इसका छोटा सा डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल करके तुम पूरा लूप को इंटीग्रेट करोगी और यहाँ पर लिमिट डाल दोगी। क्या चीज़ का लिमिट डालोगी कि ये लूप का लेंथ कहाँ से कहाँ तक है। जैसे मान लो कि लूप अभी रेडियस तुम आर ली हो और लूप का लेंथ कितना है 2 पाई आर, तो यहाँ पर लिखोगी 0 से लेके 2 पाई आर, तो यहाँ पर लिमिट लिख लेना। अब यहाँ कैपिटल आर लिखे है तो तुम कैपिटल आर लिखोगी। स्मॉल आर मान लो कोई बोलेगा कि नहीं नहीं हमको तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हमको तो यहाँ का चाहिए, तो वो क्या करेगा, छोटा सा लूप बनाएगा और वो रेडियस क्या ले लेगा उसका, स्मॉल आर, तो वो स्मॉल आर लिख लेगा तो उसका आ जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पर वही बात लिखा है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल मतलब वही इंटीग्रेशन है ना, अराउंड अ क्लोज लूप। अब लाइन इंटीग्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लेंथ के साथ डॉट है। अगर यहां पर डीए होता, एरिया, मान लो एरिया होता किसी तरह, तो हम लोग यहां लिखते थे एरिया इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो यहां डीवी होता, वॉल्यूम होता मान लो, तो इसको क्या लिखते थे, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अराउंड अ क्लोज लूप, लूप क्लोज जैसा ही बात है इसलिए यहां पर गोला लगाए हैं। तो यानी कि तुम जब यहां तक लिखे तो ये पूरा हो गया बराबर। देखो क्या लिखा है, अच्छा एम्पीरियन लूप था ना, क्लोज लूप पता है वो मालूम है। इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द लूप। मतलब करंट वही वाला लेना है जो ये लूप क्या कर रहा है, ढक रहा है अपने अंदर, सारा करंट को नहीं लेना है। यहां पर करंट वही वाला रखना है जो कि लूप घेर रहा है। समझ आया, तो वही बात यहां साफ साफ लिखा है। अब नेट करंट यहां पर लिख दी है, नेट करंट मतलब कि यहां पर जो भी करंट है वो, लेकिन कौन सा करंट, नेट करंट कौन सा वाला, देखो यहां पर बाउंडेड बाय द लूप, बाउंडेड मतलब कि इनसाइड, तो इसलिए नेट करंट मत लिखो, यहां पर क्या लिख दो, इनसाइड करंट, साफ साफ इनसाइड लिखो, मामला ही खत्म, नेट लिखने की जरूरत ही नहीं। नेट लिख दोगे तो ऐसा लगेगा कि बाहर वाला करंट भी ले रही हो, बट ये बाहर वाला करंट्स नहीं लेना है। क्लियर है। अब ये फॉर्मूला वो आया कहां से, एम्पियर लाया कहां से, तो तुमको एक बात मालूम होगा कि जैसे कोई भी फॉर्मूला आता है फिजिक्स में, जैसे गॉस लॉ ही आया, तो गॉस लॉ फॉर्मूला लिखा अपना, तो वो फॉर्मूला जब लिखा तो उसको कूलम्स लॉ से उसका प्रूफ देना लग पड़ा कि देखिए आप ही का फॉर्मूला का यूज करके हम ये फॉर्मूला लेके आ रहे हैं। तो वैसे ही ये जो तुमको दिख रहा है एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसका प्रूफ है, छोटा सा 2 लाइन का प्रूफ है। तो इसका प्रूफ वो कैसे करेगा, जो प्रीवियसली मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अवेलेबल है उसी से करेगा। ठीक है, हाँ, तो अब ये काम करेंगे हम लोग, ये जो फॉर्मूला लिखा है जिसमें देखो म्यू नॉट आई, अजीब सा नहीं लग रहा है। अच्छा यहाँ पर बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, घबराना नहीं, ये म्यू नॉट आई दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, बहुत लोग समझ नहीं पाता ही क्या है मल्टीप्लीकेशन है भाई, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करके ये वाले को बोलोगे ये हमको तो इसमें भी यकीन नहीं हो रहा है, इसमें यकीन करना पड़ेगा, ये जो इधर लिखा है इसमें यकीन करना पड़ेगा। यकीन करने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो बस हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, यहाँ तो बस हम ये बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को पूरे लूप के अराउंड इंटीग्रेट कर दो। तो ये कैसे आया उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे ये कैसे आ रहा है उसमें डाउट होना चाहिए। तो जो उसको प्रूफ जो करना पड़ेगा एम्पियर को, वो इसको इसके बराबर लाना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया भाई, ये म्यू नॉट और आई कहाँ से आ गया। तो ये वाला भी तुमको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आया। और तुम वो जो पूछ रही थी कि मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकाल लीजिएगा इससे, ठीक है, वो भी बताते हैं। चलो अभी देखो, पहले इसका प्रूफ देख लो छोटा सा, है ना, ये मिटा दे, लिख ली थी ना ये। अब इसका प्रूफ देखना ये वाले का। ठीक है, तो इसका देखो प्रूफ छोटा सा क्या है, और हम इसी डायग्राम से प्रूफ कर रहे हैं। अगर एग्जाम में इसका प्रूफ आया तो तुमको यही डायग्राम से करना है, ये डायग्राम बनाना है। अब 2-2 रेडियस मत लेना, तो समझाने के लिए बनाए थे, ये रेडियस नहीं बनाना है। हाँ बोलो। एग्जैक्टली, बायोट सेवर्ट लॉ में हम लोग डीएल इसमें ले रहे थे, तो मतलब उसी का इंटीग्रेशन हो रहा था, वायर का इंटीग्रल हो रहा था। लेकिन इसमें हम लोग किसको ले रहे हैं, लूप को ले रहे हैं, मतलब लूप का इंटीग्रल हो रहा है। ठीक है, और देखो मैग्नेटिक फील्ड भी तो यहीं पर बन रहा है, तो इसलिए देखो मैग्नेटिक फील्ड और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन है वो डीएल के रिस्पेक्ट में हो रहा है। समझ आए। अब सुनना इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ बहुत छोटा सा है, ठीक है, ये वाले का लॉ का। पहले इसको हम मिटा दे रहे हैं। हम कहाँ से शुरुआत करेंगे प्रूफ का, यहाँ से, इधर वाले से। इस वाले इक्वेशन को यू सॉल्व करके हम ये ले आएंगे। अच्छा, इसको करने से पहले, प्रूफ करने से पहले ना एक और छोटा सा चीज़ लिख लेना, जहाँ पर तुम ये फॉर्मूला लिखी हो उसके बाद ये चीज़ जरूर लिखना। देखो यहाँ पर जब तुम मान लो कि अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं एक बार, है ना, मान लो कि इसको समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकलता है कैसे ऐसे, वो समझते हैं। जैसे मान लो कि इसको डॉट तुम खोल दी इसका, ठीक है, तो डॉट खोलने के बाद मिलेगा बी डी एल कॉस थीटा, ये मिलेगा, डीएल को हटा के बी डी एल कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई, खाली आई लिख रहे हैं ना, इनसाइड है, मालूम है तुमको, ठीक है। अभी यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट बताएं तुमको, तो जो चीज़ कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर होता है। अच्छा, इस डायग्राम के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लेंथ भी किधर है, लेंथ भी वैसे ही है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर ही लेंथ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। कॉस 0 कितना हो जाएगा, बी बाहर जाएगा, बी बाहर जाएगा, डीएल का इंटीग्रल कितना होगा,
बी बाहर गया, डीएल का एल हो गया, कॉस 0 1 हो गया, तो यहाँ आया म्यू नॉट आई। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल जाएगा, यहाँ से बी बराबर मिल जाएगा म्यू नॉट आई बाई एल मिलेगा, म्यू नॉट आई बाई एल। तो ये भी किसका फॉर्मूला है, या फिर ये वाला जो फॉर्मूला लिखे किसका है, ये भी बायोट-सेवर्ट लॉ, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है। लेकिन अगर पूछा जाएगा लॉ तो ये लिखना है, क्यों, क्योंकि जरूरी है 0 डिग्री रहेगा नहीं। तो एक्चुअली तुमको अगर सच सच बताया जाए तो हम लोग यूज 0 डिग्री पे ही कर रहे हैं, या तो 180 पे, बाकी और कोई भी एंगल आए तो इसका लॉ यूज तो एप्लीकेबल तो है लेकिन यूजफुल नहीं है। जैसे और कोई एंगल आ गया, मान लो 0 आ गया, तब तो ये कॉस का कहानी खत्म हो गया। मान लो कॉस 270 आ गया, या और कोई भी एंगल आ गया, तो उसमें भी ये यूजफुल होगा, ऐसे मतलब एप्लीकेबल होगा, लगा सकते हैं लॉ, हर जगह लगा सकते हैं। किसी भी अजीब से अजीब, मान लो करंट ऐसे ऐसे अजीब सा वायर बना हुआ है तो इसमें भी लगा सकते हैं लॉ हम लोग। कौन सा लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसमें भी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मान लो इस वायर में से करंट दौड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ के ऐसे करके क्या बना लेंगे, एम्पीरियन लूप। लेकिन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वेरिएबल टाइप का हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, तो तब भी पॉसिबल है इसको लगाना, लेकिन क्या हो जाएगा ना कि तुम्हारा इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दोनों का डायरेक्शन देखना पड़ता है कि डायरेक्शन किधर है। ऑब्वियसली ये दोनों के बीच का डायरेक्शन चेंज होगा तब ये एंगल 0 डिग्री नहीं होगा, तो वो करना है आगे में, लेकिन है होगा, पढ़ना है वो। अब तुम वही तो तुमको समझा रहे तभी से कि ये मत सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यहीं पर होगा। अगर वैसा होता तब तो ये पढ़ते ही नहीं, तब तो ये डॉट प्रोडक्ट करते ही नहीं, तब तो डायरेक्टली क्या लिखते, बी एल म्यू नॉट आई। लेकिन वैसा तो नहीं ना है, कुछ भी एंगल हो सकता है। मतलब मैग्नेटिक, देखो डीएल तो हमेशा यहीं होगा, जहां लूप बनाओगी वहीं डीएल होगा, ये तो नियम हो गया उसका। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है हो सकता है वो ऐसे हो जाए, हो सकता है ऐसे हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड कैसे भी हो सकता है, इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि तुम करंट ऐसे लिए हो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है। अब मान लो करंट को पलट दो, तब तो मैग्नेटिक फील्ड उधर आ जाएगा, तब तो एंगल कितना बन जाएगा, 180। समझ में आ रहा है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं कि 180 या 0 ही हो, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें इसका लॉ कोई काम का नहीं होगा। समझ आया, मतलब कि बहुत टफ कैलकुलेशन हो जाएगा। खैर वो सब छोड़ो, अब इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। थोड़ा थोड़ा बात समझ में आया, मतलब 0 डिग्री हो या 180 हो तभी हम काम कर पाएंगे, ठीक है। अभी इसका प्रूफ देखो छोटा सा, ये वाले का प्रूफ ये है सिंपल कि यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे पहले, है ना, मिटा रहे इसको भी हम, ठीक है। ये तुम लिख सकती हो, ये दिस इज ऑल्सो एम्पियर सर्कुलर लॉ। छोटा सा प्रूफ है कि जो इंटीग्रल है वो म्यू नॉट आई के बराबर आया, कैसे आया बोलोगे, ये तो हमको पहले से पता था, बहुत सिंपल है। देखो प्रूफ, इसमें हम लोग वो सब लिखना होगा पहले, है ना, प्रूफ से पहले कि लेट अस कंसीडर एन एम्पीरियन लूप, है ना। यहाँ पर पॉइंट भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि लेट अस कंसीडर एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस कितना लिया हम लोग इसका, आर, ठीक है, और आर रेडियस लेके और इसको बनाया एम्पीरियन लूप को, और यहाँ पर करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। करंट को पलट दोगी तो 180 होगा, मालूम है तुमको, है ना। नीचे कर दोगे करंट को तो, अगर ठीक है करंट को नीचे करोगी तो ऐसे कर्ल करोगी ना फिंगर्स को, तो बी किधर हो जाएगा, बी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से अब तुम क्या करोगी, यहाँ पर जो फॉर्मूला बोला है वो कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्या कीजिए, बी डॉट डी एल। अब इसको जरा खोलते, इस डायग्राम के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा ये वायर कैसा है, ये वायर कैसा है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग, और याद करो स्ट्रेट है और इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, और याद करो स्ट्रेट और इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाले थे यूजिंग ये बायोट-सेवर्ट लॉ, है ना, वो फाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करके। तो कितना आया था वो, तो यहाँ पर इसको खोलोगी इंटीग्रल को तो लिखोगी बी डी एल, हाँ cos 0 लिखोगी, cos 0, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल कितना है, बी और डी एल के बीच में 0 डिग्री, तो यहाँ पर बी बाहर होगा, कांस्टेंट है तो, और डी एल का इंटीग्रल कितना होगा, एल होगा। तो हालांकि हम लोग ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर लिमिट डाल रहे हैं, डी एल का मतलब डी एल का इंटीग्रल लिख रहे हैं, और यहाँ लिमिट डाल रहे हैं 0 से लेके 2 पाई आर, कैपिटल आर होगा ना, लिमिट डालें यहाँ पर, ऐसा नहीं कि लिमिट नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। डी एल का एल हुआ, लिमिट पुट की, तो यहाँ पर कितना आया 2 पाई आर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तुम पहले ही पढ़ी हो, सिंस मैग्नेटिक फील्ड तुम इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर का पहले ही पढ़ चुकी हो। कितना आता था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्यों इतना आता है, क्योंकि ये कैसा वायर है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि तुम यहाँ पर बी कितना डालोगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही डालोगी ना, और यहाँ पर पहले से ही क्या अवेलेबल है, 2 पाई आर, तो ये इससे कट जाएगा, तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई, प्रूफ हो गया। तो ये इंटीग्रल इसके बराबर प्रूफ हो गया। तो यही प्रूफ हुआ छोटा सा, ये इसका किसका, तुम्हारा एम्पियर सर्कुलर का। तो ये इंटीग्रल
बी डॉट डी एल जो है इसके बराबर आता है। तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर लेके तुम ये प्रूव कर सकती हो। और ऑब्वियसली ये करंट कौन सा होगा, इनसाइड वाला, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका जो मतलब एप्लीकेशन होता है इसका, है ना, पहले थोड़ा सा और समझते हैं इसको डिटेल में। ये तो बस इंट्रोडक्शन हुआ कि क्या होता है, अभी एप्लीकेशन वो सब छोड़ो, इंट्रोडक्शन हुआ कि क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं और ये इंटीग्रल को कैसे खोलते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि थोड़ा सा और डिटेल में। यहाँ पर देखो कितना करंट था, एक ही करंट जा रहा था ऊपर में, ठीक है, और थोड़ा 3-4 करंट लेके देखते हैं, ठीक है। चलो इसको लिख लो जल्दी से। देखो अभी जो तुमको तभी से एग्जांपल दे रहे थे उसमें एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिए थे, ठीक है, जरूरी इनफाइनाइटली लॉन्ग रहेगा भाई, फाइनाइट भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग जो एग्जांपल अभी ले रहे हैं उसमें अब हम लोग कंसीडर करें, तुमको लिखना होगा यहाँ पर इफ देयर आर मोर देन वन वायर, या फिर तुम इसी को बोल सकती हो और मोर देन वन डायरेक्शन, क्या चीज़ का, ऑफ करंट। मान लो कि तुम जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहती हो उसके अगल बगल बहुत सारा वायर आ जाए। अगल बगल मतलब समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक वायर है, ये मान लो कि ये तुम्हारा एम्पीरियन लूप तुम ऐसे ही बनाई, अभी वायर दिखाएंगे, ये पॉइंट भी है ना, और यहाँ पर एक ऐसे वायर जा रहा था ये वाला, और ये एक और वायर जा रहा है, और ये एक और वायर, ठीक है। और तुमको बोला गया कि ये तीनों वायर में करंट इसमें जा रहा है मान लो I1, और इस वाले वायर में जा रहा है करंट I2, और ये वाले में वायर में जा रहा है करंट I3। और तुमको बोला गया कि ये तीनों करंट से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ये तीनों करंट से, तो तुम क्या करोगी, तुम वो बायोट-सेवर्ट लॉ नहीं यूज़ करोगे, तुम क्या यूज़ करोगे, एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ का जादू ये है ना कि तुमको तीनों का अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा, इसको पकड़ के एक यहाँ सर्कल बनाओगी यानी एम्पीरियन लूप, और तीनों का एक ही बार में निकाल लोगी इस पॉइंट पे, ये फायदा है इसका। तो इसको पकड़ो और इसे पकड़ के एक लूप बना लो यहाँ पर। अब देखो ये कैसा है वो समझ लो, पहले ऐसे बनाए हम, और ये वायर्स ऐसे है, ये मत सोचना कि ऐसा बोर्ड में, ना ना ना, ऐसे बनाए, ठीक है। हाँ तो अभी कौन नीचे होता, तो नीचे कोई वायर होता, कैसे नहीं आएगा भाई साहब, देखो तुम पढ़ी नहीं डिफिनेशन ठीक से। एरिया के अंदर, इसके एरिया के अंदर, अब जैसे यहाँ पर बना दिए, मान लो कि यहाँ पर एक वायर ऐसे पास हो रहा है, अब इससे अगर पार नहीं किया तो अलग बात है, जो इसको क्रॉस करेगा वो, अगर मान लो यहाँ पर एक नीचे में ऐसे वायर रहता है, इसको क्रॉस ही नहीं कर रहा है, वो वायर ऐसे जा रहा है, तो इसका थोड़ी इंक्लूड होगा, इसका करंट थोड़ी इंक्लूड करोगी। लेकिन अगर मान लो कि ये वायर इसको ऐसे टच कर रहा है, तब तो इसका भी लेना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना चाहिए, इसके एरिया के अंदर आने से नहीं, इसका एरिया को क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा तब, ठीक है। अच्छा ये लूप किस टाइप का है वो इमेजिन हो रहा है ना, रस्सी के जैसा है, जैसे रस्सी के साथ गोसर, फांसी का फंदा, वैसा ही है लूप, और कुछ नहीं, ठीक है। और जो इसका एरिया, अब बोलोगे एरिया कहाँ है, खोखला है ये तो इसका एरिया आ रहा है ना, सर्कल के जैसा है ये, हालांकि ये है सर्कल एलिप्स मत समझ लेना, ये है सर्कल, ये सर्कल ही है, हाँ सर्कल ही है, बस हमको तुमको क्योंकि 3D दिखाना है इसलिए हम ऐसा बना के दिखा रहे हैं तुमको, नहीं तो ये ताकि तुमको ऐसे इमेजिन हो, है ये ऐसे सर्कुलर लूप, तब ना उसका रेडियस ले रहे हैं। अगर एलिप्स रहता, ये एलिप्स थोड़ी होता, अगर ऐसा ओवल रहता तब तो भाई गया फिर, तो ये मत सोचना ये सर्कल ही बनाया जा रहा तभी से, जो एम्पीरियन लूप है सर्कुलर, तभी उसका रेडियस ले रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें, मान लो कि इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ सेंटर से क्या ले लेंगे, इसका रेडियस ले लेंगे, ये रेडियस किसका है, यही लूप का, तो यहाँ भी रेडियस कितना होगा, आर ही होगा, यहाँ भी कितना होगा, आर होगा, उसमें पगलाना नहीं है, सर्कल बना रहे हैं ये, ठीक है ठीक है, सेंटर से खींचना है हमेशा, है ना, जो एम्पीरियन लूप बना रही हो उसके सेंटर से उसका रेडियस लेना है, ठीक है। तो ये समझ लो भाई, सब तुमको पहले क्या लग रहा था, चलो ठीक है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं कि अब निकाल के देखते हैं ना, तो ये आर हम मिटा दे रहे हैं, बहुत गंदा दिख रहा है, ठीक है, तुमको मालूम चल गया कि ये सर्कल है, मतलब तुम अगर इसको, यहाँ सेंटर कहाँ गया इसका, यहाँ सेंटर है, तुम अगर इसको ऐसे देखना चाहो तो ऐसे देखो, समझ सकती हो, देखो यहाँ पर अगर इसी वाले डायग्राम को हम लोग ऐसे देखो तो देखो ये सर्कल है और यहाँ पर पॉइंट क्या है, P, ठीक है। अब देखो ये वाला करंट कहाँ जा रहा है बाबू, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर का मतलब ऐसे निकल रहा होगा भाई, आउटवर्ड है ना, तो आउटवर्ड का मतलब करंट क्या होगा, डॉट। अब ये वाला करंट कहाँ जा रहा है, अंदर, मतलब नीचे की तरफ, तो इसमें क्या लिखोगी, क्रॉस। और ये वाला करंट कहाँ जा रहा है, फिर से बाहर, तो यानी क्या लिखोगी, डॉट। तो अभी तुम इसको ऐसे देख रही थी, अब तुम कैसे दिख रही हो इसको, ऐसे, वही वाले वायर को, मतलब कि तुम इसको ऐसे घुमा के ऐसे कर दी, सीधा कर दी, क्लियर है ना। तो अभी ये क्या हो गया तुम्हारा I1, और ये हो गया I2, और ये हो गया I3, और ये क्या है, एम्पीरियन लूप, जिसका रेडियस कितना है, आर रेडियस है। चलो आर यहाँ से हम लोग थोड़ा इसको घसका लेते हैं, यहाँ क्रॉस, ये आर है तुम्हारा रेडियस। तो तुम चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, दोनों सेम बात है, क्लियर है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर क्या लगाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। और तुमको मालूम है कि अगर एलिमेंट्री लेंथ का बात करेंगे डीएल का, तो वो डीएल कहाँ होगा, यहाँ होगा, डीएल
डीएल डीएल डीएल डीएल ऐसे करके होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो तो डीएल ऐसे होगा। अच्छा, एक जरूरी बात यार, बहुत जरूरी बात, जब 3-4 सुन लो मेरा बात, पहले पहले वो सब छोड़ो, 3-4 करंट जब आ जाए, 3 यहाँ पर आया है, 4 भी हो सकता है, 3 करंट जब आ जाए तो एम्पीरियन लूप का डायरेक्शन लेना पड़ेगा। एम्पीरियन लूप का डायरेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डीएल का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते थे, डीएल इज अ वेक्टर, और इसका डायरेक्शन जो था बायोट अंकल वो क्या बताया था कि जिधर करंट जाए उधर लीजिए। अब यहां तो करंट है नहीं है लूप में लूप में करंट कहां से आ जाएगा, तो यानी कि लूप का भी तो डायरेक्शन लेना तब ना डीएल का डायरेक्शन लोगी। तो यहां पर लिख दे रहे, देखो डीएल वेक्टर आपके मूड के हिसाब से डिसाइड होगा, मूड के हिसाब से। अरे भाई साहब, तो यहां डीबी तुम बता पाओगी, वही तो बता रहे हैं कि अब यहां डीबी बता पाओगी, नहीं बता पाओगी, क्योंकि 2 करंट ऐसे और 1 करंट नीचे। अब बताओ डीबी, अब बताओ डीबी किधर होगा, नहीं बता पाओगी। इस करंट की वजह से डीबी कहां आएगा, देखो देखो, अगर तुम इसके वजह से देखो, ये वाले की वजह से, तो ऐसे करोगी, कर्ल करोगी, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, करेक्ट। लेकिन ये वाले भाई साहब के हिसाब से ये जो नीचे जा रहा है उसकी वजह से डीबी कैसे आ रहा है, उसकी वजह से तो ऐसे आ रहा है अब बताओ, अब बोलो, तब तो गया ना भाई डीबी वाला जो तुम बोल रही थी कि उसी में होगा ना भाई, उसमें थोड़ी होगा। हाँ, फिर माइनस नहीं, वो सब नहीं करना है। क्या इसका वैल्यू पता है तुमको, कौन बड़ा कौन छोटा, वो सब तो नहीं जस्टिफाई किया है ना। तो वही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि डीएल के साथ ही भी होगा, दिस इज इनकरेक्ट। वो ऐसा कुछ बोला भी नहीं अपना लॉ में कि बी शुड ऑलवेज बी अलोंग डीएल, या फिर जिधर बी जा रहा है उधर ही डीएल है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसीलिए जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, देखो यहाँ क्या लिखे, डीएल आपके मूड के हिसाब से डिसाइड होगा, मतलब डीएल का तुम डायरेक्शन जहां मन चाहे वैसे ले लो, तुम चाहो तो क्लॉक ले लो, तुम चाहो तो एंटी क्लॉक ले लो, जैसे भी डायरेक्शन ले सकती हो। तो यहाँ लिख देते हैं कि डीएल का डायरेक्शन तुम जैसे भी ले लो, एंटी क्लॉक और क्लॉक कुछ भी ले लो, आंसर सेम आएगा। हाँ, एंटी क्लॉक ले लो, चाहे तुम क्या ले लो, क्लॉक, उसमें कोई नियम नहीं, तुम्हारे मन के हिसाब से। एक कन्वेंशन हो गया एक, ठीक है, दिस इज अ कन्वेंशन। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब तुमको ये जानना है कि देखो, अब तुमको यहाँ पर लॉ लगाना है एम्पियर सर्किटल। तो जैसे अभी हम क्या लिए डीएल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक है ना एंटी क्लॉक है, ठीक है, सूखा नशा। तो यहाँ पर डीएल कैसे होगा, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी डीएल ऐसे ही होगा, ठीक है, मतलब यही डायग्राम है ना भाई, यहाँ लिख देते हैं इक्विवेलेंट, बहुत लोग समझ नहीं पाएगा, ठीक है, सिगरेट में ऐसे ही बना रहता है ना, चलो छोड़ो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अभी इंटीग्रल बी डॉट डीएल, ऐसे ही लिखेंगे ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ये कौन सा वाला है, ये तीनों करंट की वजह से, और बाहर में भी अगर कोई वायर होगा तो उसके भी वजह से, ठीक है, चलो ठीक। तो बी डॉट डीएल इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट, करंट कहाँ, कौन सा करंट, लेकिन इधर कौन सा करंट लेना है, इनसाइड वाला, मतलब ये लूप के अंदर जो आ रहा है वही करंट्स को यहाँ पर रखना है, क्लियर है कि नहीं है, चलो ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, म्यू नॉट, अब ये करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी मालूम है, तो यहाँ पर 3 करंट है, I1 I2 I3, लेकिन एक 2 ऊपर जा रहा है, तीसरा कहाँ जा रहा है, नीचे। अच्छा, तो करंट को मतलब डायरेक्टली ऐड कर दे, नहीं डायरेक्टली ऐड नहीं करोगे, यही तो ये समझना है अभी, इसलिए बताया जा रहा है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखोगी इसको, तुम इसको लिखोगी I1 प्लस I3 माइनस I2। अब देखो ये कैसे हुआ, बता रहे हैं, ये वाला तुम डीएल अपने हिसाब से कहाँ चूज की हो, कहाँ चूज की हो, क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो अपना 4 उंगली लो और चारों उंगली को कर्ल करो डीएल के डायरेक्शन में। चारों उंगली को कहाँ घुमाना है, ये राइट हैंड थंब रूल नहीं बता रहे हैं, ये एक अलग नियम है, दूसरा चीज बता रहे हैं यहाँ पे। देखो चारों उंगलियों को ऐसे कर्ल करो डीएल के डायरेक्शन में, और अंगूठा जिस तरफ जाए, अंगूठा जिस तरफ जाए उस तरफ वाले करंट्स को पॉजिटिव मान लो, उस तरफ वाले करंट्स का डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। अभी सही बोले, ठीक है। जैसे ये 4 उंगली कर्ल की, डीएल कैसे लियो, ऐसे लियो डीएल, या यहां समझ लो, अरे यहां समझ लो, यहां डीएल ऐसे लियो ऐसे, तो ऐसे कर्ल की, तो अंगूठा कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो मतलब जो करंट्स बाहर आ रहा है उनको क्या मानना है, पॉजिटिव, और जो अंदर जा रहा है उनको क्या मानना है। तो बाहर कौन आ रहा है, बाहर कौन सा करंट आ रहा है, I1 और, तो उसको क्या माने हैं, प्लस और प्लस, और I2 कहां जा रहा है, तो उसको क्या माने हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो चलो उस रूल को हम लोग यहां पर लिखते हैं, बोलो। करंट तो नहीं, देखो तब तो देखो गड़बड़ा जाएगा ना, समझो मेरा बात, कैसे गड़बड़ा जाएगा, याद करो कि जो करंट है उसका एक ये करंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी अलग डायरेक्शन में आएगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सब्सट्रैक्ट होगा ना, ये वाले का घटेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए करंट से हम लोग जस्टिफाई कर ले रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसका ऐड होगा, किसका सब्सट्रैक्ट होगा, समझ आया, इसलिए ये बताया वैसा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, I1 प्लस I3 माइनस I2 में माइनस क्यों लगाया गया, क्योंकि I2 कहां जा रहा है, बाहर, लेकिन ये दोनों भाई साहब कहां जा रहे हैं, अंदर।
अब देखो किसी किसी किताब में ऐसा लिख देता है, जैसे तुम देखोगे डीसी पांडे ये सब में, तो उसमें ऐसा बोल दिया है कि आप ऐसा कीजिए कि जो करंट आपको ऊपर की तरफ दिखे उसको प्लस मान लीजिए, और जो नीचे दिखे उसको क्या मान लीजिए, माइनस। लेकिन तुम उसको फॉलो मत करो। जो सही किताब है, जो अच्छा बुक है, नहीं नहीं वैसा नहीं। यहाँ पर ये दोनों को प्लस क्यों लिए, ये दोनों को प्लस क्यों लिए, क्योंकि दोनों ऊपर जा रहा है? नहीं 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 नहीं, हम डीएल को जिधर लिए हैं तो डीएल को ऐसे करल किए, तो क्योंकि ऊपर आ रहा अंगूठा इसलिए प्लस लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो अगर तुम डीएल को नीचे ले लेते, मान लो डीएल को तुम ऐसे ले लेती, तब इसको क्या मान लेती? मान लो कि तुम्हारा डीएल ऐसे हो जाता, अभी डीएल ऐसे है ना, मान लो डीएल ऐसे होता था, तब तो जो अंगूठा है वो नीचे आता, तब तुम इसको प्लस मान लेती और ये दोनों को माइनस। समझ में आ रहा है मेरी बात की? समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे ऊपर है कि डीएल तुम कैसा ले रही हो। ठीक है, और लेकिन आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हैशटैग। अच्छा, ये वाला जो बताएं तुमको, ये वाला जो है, ये सब जो कॉन्सेप्ट है 3-4 करंट वाला, ये ऐसे जनरली तुमको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो जेई एडवांस ये सब का क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, बहुत कम चांस है। जनरली तुम्हारा करंट सिर्फ एक ही देगा, आई लिखा रहेगा सिर्फ। तो बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो पढ़ा रहे हैं ये वाला, क्या नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ ये जानना जरूरी है, क्या पता उसमें आ जाए, है ना। ऐसा तुमको क्वेश्चन नहीं मिला आज तक नीट में कि 3-3, 4-4 करंट दिया है, लेकिन क्या पता आ जाए उसमें। ठीक है, हाँ, लेकिन बोर्ड के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। बोर्ड में बस सिंपल रहता है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, खत्म। और यहाँ पर आई खाली इकट्ठ देगा, समझ आया, और ये सब नहीं रहेगा। समझ में? चलो यहाँ पर लिख लो हैशटैग, लेकिन ये बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट है इसको लेकर के। हैशटैग कर्ल योर फिंगर्स। अच्छा, जो तुमको जो रूल यूज करे थे वो राइट हैंड यूज करे थे ना, कर्ल योर फिंगर्स, मतलब राइट हैंड से ही कर रहे थे ना, वो बोल रहे राइट हैंड से करना है वो चीज। कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, है ना, इन डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। ठीक है ना, इन डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। द डायरेक्शन इन विच थंब पॉइंट्स, डायरेक्शन इन विच थंब पॉइंट्स, उसको क्या लेना है? थंब पॉइंट्स टेक दैट डायरेक्शन ऑफ करंट टू बी पॉजिटिव। देखो अभी जैसे हम लोग कर्ल ऐसे कर रहे हैं, तो कर्ल करने से अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो जो भी करंट ऊपर जा रहा है उसको क्या मानना है? प्लस। तो इसको I1 को प्लस मान लिए, ये I3 को भी क्या मान लिए? प्लस। और ये जो नीचे जा रहा है करंट उसको क्या मान लिए? नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये पूरा कहानी हुआ तुम्हारा। अब एक छोटा सा डीसी पांडे का छोटा सा है, उसमें एक ऐसे लूप बनाया हुआ और बोला कि बताइए कि करंट की तरह होगा। तो तुम लिख लियो, ये वाला लिख लो जल्दी से। तो ये रूल हुआ जिससे बता रहे हैं। और डीएल तुम अपने हिसाब से कहीं भी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक इस टाइप का कुछ लूप है। ठीक है, इस टाइप का कोई लूप है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ये वाले से मान लो कि ऐसे हम जो, अच्छा मान लो कि पहले देखो ये जो हम बनाए ना, ये एम्पीरियन लूप है। ये क्या है? एम्पीरियन लूप। और यहाँ पर, अरे भाई साहब क्या था, ये एम्पीरियन लूप है। ठीक है, अच्छा ये ऐसा कुछ हम तभी से बताएं क्या है कि एम्पीरियन लूप का कोई शेप होना चाहिए? नहीं, कोई शेप नहीं होता है। जैसे याद करो कि जो हाँ सर्कुलर होता है, लेकिन तुम जैसा चाहो एम्पीरियन लूप वैसा बना सकती हो। वही चीज़ अभी बना रहे हैं ना। क्या चीज़? रेडियस ले रहे हैं, लेकिन जैसे इसमें जैसे हम बनाए हैं इस टाइप से, तो ये कैसा है, किस टाइप का? देखो यहाँ पर बताते हैं। देखो इस टाइप का ना, कुछ इस टाइप का है। तो अगर तुम इसमें से देखो तो यहाँ भी रेडियस आ जाएगा, और यहाँ से देखो तो यहाँ भी एक रेडियस आ जाएगा। ठीक है, सर्कल बन जाएगा यहाँ से भी, है ना। सर्कल नहीं बन रहा, सर्कल नहीं बन रहा है, क्योंकि सर्कल बनाने के लिए तो गोल होना चाहिए ना। हाँ, ये जो लूप हम लोग लिए हैं ना, वो इस टाइप का लिए हैं। ठीक है, क्या समझाना चाह रहे इससे पहले वो देख लो, फिर बताते हैं वो वाला। यहाँ पर तुम इसको ऐसे ले लियो। ठीक है, अभी क्या है कि इसमें करंट है, 2 करंट है। एक करंट देखो ये वाला मान लो I1, और ये दूसरा करंट है मान लो I2। ठीक है, और यहाँ पर 2 और करंट है। ये वाला करंट नीचे जा रहा है मान लो I3, और ये करंट ऊपर जा रहा है I4, है ना। और ये एम्पीरियन लूप है। ठीक है, अच्छा एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है ना, वो जरूरी है लेना। कैसे? थोड़ा फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला समझ में आएगा। लिख रहे हैं हम लोग क्या चीज़? इंटीग्रल बी, चलो ये इंटीग्रल हटाओ, सिंपल एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, BL क्या? म्यू नॉट आई। ये लिखवाए थे कि नहीं बताओ? BL इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ पर जो तुम लेंथ लिखोगी ना, लेंथ, ये किसका लेंथ लिखती हो? एम्पीरियन लूप का लेंथ। अब ये जो लेंथ होता है वो हमेशा किसके टर्म में होता है? जरूरी है। मान लो वायर ऐसा रहे, अब बताओ
वायर ऐसे रहा है, तो इसका लेंथ कैसे लोगी, क्या इसका लेंथ कैसे लोगी, जो इसका लेंथ दिया रहेगा वो लिखना पड़ेगा। तो लेंथ जो एम्पीरियन लूप का है हमेशा जरूरी नहीं कि वो सर्कुलर हो, लेंथ डालना है ना यहाँ पर, कि यहाँ पर रेडियस लिखा हुआ है ना। अच्छा अब तुम याद करो कि वहाँ हम एल को लिखवाए थे 2πr, क्योंकि जनरली हम लोग जो एम्पीरियन लूप बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, सर्कुलर। लेकिन हमेशा सर्कुलर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या लिखवाया गया कि जो तुम्हारा लिखा हुआ इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, उसमें ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है कि द सर्कुलर लूप, ऐसा तो नहीं लिखा। लूप, लूप का मतलब होता है जो चीज़ बंद हो चारों तरफ से, सर्कुलर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब देखो अब तुमको हम थोड़ी देर पहले बोल भी रहे थे कि देखो ये फांसी के फंदा जैसा तो वो था ना, यहाँ पर ये जो है बस बंद होना चाहिए। लूप का मतलब विच इज क्लोज्ड, इनक्लोज्ड, तो इनक्लोज्ड है ना ये, और लूप तो है ही, क्योंकि लूप का अब देखो तुम जब आगे जाओगी ना तो लूप इसको भी बोलेंगे, ये देखो अब जब तुम आगे चल जाओगी तो इसको भी लूप बोलेंगे। ये तो रेक्टेंगुलर हुआ या सॉरी स्क्वायर हुआ ये तो, ठीक है, ऐसा भी फिर लूप बनाएंगे हम लोग, तो ये भी तो लूप हुआ। बंद होना है दैट इज लूप, क्लोज्ड लूप होना है जरूरी। तो उसके जैसे सर्किट्स बनाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो होता है वो ऐसे होता है, स्क्वायर टाइप का सर्किट जो बनाते हैं, और नाम भी है इसका एम्पियर सर्किटल लॉ। सर्किटल इसलिए क्योंकि चारों तरफ से वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, सर्किट जैसे बंद होता है उस लॉजिक से। हालांकि एम्पियर को कोई टाइटल नहीं है सर्किटल, उसका टाइटल कहाँ से सर्किटल होगा। तो मतलब लूप सब तरफ से यहाँ पर, लेकिन एल इक्वल टू 2πr नहीं लगेगा, हम गलती से इसको सर्कल बोल रहे थे, ये सर्कल नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्कल होने के लिए ये चारों तरफ से गोल होना चाहिए। यहाँ पर तो भाई ऐसे हो जा रहा है, तो ये सर्कल नहीं है, लेकिन हाँ इसका लेंथ हम लोग यहाँ पर डाल लेंगे, लेंथ हमको सवाल में दिया रहेगा। लेकिन अगर तुमको हम बोलेंगे कि लेंथ निकाल के बताओ तो निकाल पाओगी, लेंथ नहीं निकाल पाओगी। इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ वहीं पर लगाओ जहां पर कुछ सिमेट्री दिखे। समझ आया? अब सुनो, देखो यहाँ पर करंट ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है। अच्छा तुम यहाँ पर पहले बात तो यहाँ पर तुमको एल का डायरेक्शन लेना पड़ता है ना, क्योंकि तुम जो फॉर्मूला लिखती हो वो लिखती हो इंटीग्रल बी डॉट डी एल, तो तुमको ये एल या फिर डी एल का डायरेक्शन लेना पड़ता है कि नहीं बताओ। एल बोलो या डी एल बोलो दोनों चलेगा, डी एल का डायरेक्शन लेना पड़ता है कि नहीं बताओ। तो यहाँ पर मान लो तुम डी एल का डायरेक्शन क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों ले सकते हैं, अभी जस्ट समझाएं हम, ठीक है। तो मान लो कि जो एल है उसका डी एल है उसका डायरेक्शन ऐसे ले लिया हम, तो यहाँ पर कैसे होगा डी एल, ऐसे होगा, ब्लू ब्लू जो दिख रहा है ना वो डीएल मार्क कर रहे हैं। यहाँ पर डीएल कैसे ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे एक ही लूप है भाई, एक ही लूप है, एक ही लूप है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये तो बोर्ड में तुमको ऐसे दिख रहा है ना इंटरसेक्ट किया हुआ बोर्ड में बनाए हैं इसलिए इंटरसेक्ट किया हुआ दिख रहा है। ये लूप्स ऐसे है, मतलब इस शेप का है, और इंटरसेक्ट नहीं किया है यहाँ पर, नो नॉट इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्ट नहीं किया है यहाँ पर। ये लूप इस टाइप से देखो, अभी समझ में आएगा, देखो ऐसे, तो एक दूसरे को टच थोड़ी कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, समझ में आ गया ना, तू तो इमेजिन कर सकती खुद ही। और ये करंट्स कैसे जा रहा है, और करंट्स ऐसे जा रहा है इससे, है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब तुम ध्यान दो यहाँ पर कि इस जगह पे तो डीएल कैसे आ रहा है, देखना यहाँ पर डीएल का पहले देखते हैं हम लोग कर्ल करके, पहले ये खोजते हैं कि पॉजिटिव किसको लेना है। अगर जिधर थंब पॉइंट करेगा उसको पॉजिटिव मानना है, ये नियम लिखा हुआ है। तो तुम ऐसे कर्ल की, तो यहाँ पर थंब कहाँ जा रहा है, तो इस ऊपर वाले करंट्स को क्या मानना है, पॉजिटिव, और यहाँ नीचे वाले को क्या मानना है। यहाँ देखो तो जरा, यहाँ देखो तो जरा, यहाँ पर ऐसे करोगी, यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, मतलब नीचे वाले को इसमें क्या मानना है, पॉजिटिव, और ऊपर वाला जो करंट जा रहा है उसको क्या मानना है। यही समझाना था बस हमको। ये एक ही लूप है, लेकिन एक ही लूप पे तुमको दो दो चीज दिख रहा है, मतलब एक जगह पे डीएल की वजह से तुमको एक जगह पे अंगूठा तुम्हारा ऊपर आ रहा है, एक जगह पे नीचे आ रहा है, और एक ही लूप में दिख रहा है वैसा। तो एक ही लूप में भी पॉसिबल है अगर लूप इस शेप का हो तो। और यहाँ पर जो तुम लेंथ डालोगी लूप का वो तुम 2πr नहीं डाल सकती, मतलब आर के टर्म में, मतलब रेडियस के टर्म में, क्योंकि सर्कुलर नहीं है लूप। हाँ लेकिन इस टाइप का सवाल तुमको कहीं भी नहीं मिलेगा, बस समझाने के लिए, ताकि और क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है। और देखो अब यहाँ से तुम जब निकालोगी तो यहाँ पर क्या लिखोगी, इंटीग्रल, अब लिखोगी जब एक्सप्रेशन यहाँ पर, ये किसका इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग, एम्पियर सर्किटल लॉ का। अच्छा देखो यहाँ पर मोर देन वन वायर है ना, हाँ मोर देन वन वायर है, देखो ये एक वायर, ये दूसरा वायर, ये तीसरा, चार वायर है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे इसका एक्सप्रेशन, म्यू नॉट तो म्यू नॉट रहेगा, और यहाँ पर कौन सा करंट लिखते हैं, इनसाइड। तो इनसाइड में कितना करंट आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 वायर्स आ रहा है यहाँ पर, तो 4 करंट है, तो यानी तुम लिखोगी म्यू नॉट। अब पहले इसके लिए सोचो, इसमें ये दोनों को क्या लोगी, नेगेटिव लोगी, क्योंकि दोनों में ऊपर जा रहा है और ये नेगेटिव है, तो क्या लिखोगी, -I1 -I2। फिर इसमें क्या हो रहा है, ये वाला ऊपर और ये वाला कहाँ जा रहा है, तो ये ऊपर जो जा रहा है उसको क्या मानोगी, प्लस, मतलब +I4 लिखोगी, और ये नीचे जा रहा है तो उसको क्या लोगी, -I3। तो तुमको ये लूप वाला, करंट वाला डायरेक्शन किधर कैसे लेना है वो मालूम चल गया होगा। 4 उंगली कर्ल करना है, डीएल तुम देखो हम ऐसे ले डीएल, तुम चाहो तो डीएल को कैसे ले लो, उल्टा ले लो, समझ आ गया, उल्टा ले लो, तो उसी हिसाब से तुम्हारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये तुमको क्या मिल जाएगा, इसमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ये इक्वेशन किसका हो जाएगा, वही एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ का एक्सप्रेशन, ठीक है, इस केस में। और हम लोग फॉर्मूला यही वाला यूज़ कर रहे हैं।
अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो हम लोग को जिस टाइप से न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई करना है। अब सिर्फ न्यूमेरिकल, अच्छा एक चीज़ तुमको तभी से हम दिमाग में बैठाएं, तभी से बताएं कि यहाँ पर ये जो लेंथ रखना है किसका रखना है, एम्पीरियन लूप का। और अगर लूप सर्कुलर हो तो रेडियस किसका लोगी, एम्पीरियन लूप का। ठीक है, वायर का जो वायर भी ऐसा हो सकता है कि वायर जो हो सकता है जो करंट वायर हो हमेशा स्ट्रेट हो, ऐसा जरूरी है? वायर हमेशा स्ट्रेट हो ऐसा जरूरी है? नहीं, वायर भी सर्कुलर हो सकता है। तो वायर अगर सर्कुलर दिया हुआ है तो वायर जो सर्कल में है उसका रेडियस मत लेना, हमेशा यहाँ पर लेंथ किसका लेना है, एम्पीरियन लूप का, जो तुम लूप बनाओगी उसका लेना है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ऑब्वियसली यार, जैसे मान लो कि ऐसे है, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे वायर है, इसमें करंट, तुम पहले तो मेरा बात ही नहीं समझी यार। देखो यहाँ करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, अब तुमको हम बोले कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो लूप कहाँ बनाओगी, यहाँ पर। चलो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं अलग से, ये हो गया, लिख लिए? ठीक है, लिखो जल्दी से इसको, फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि एम्पीरियन लूप बनाते कैसे हैं, फिर इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि यूज़ करेंगे हम लोग बार बार। ठीक है, क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो जाएगा ये। और देखो पहले तो यार थोड़ा सा समझ लो कि वायर का हम लोग थोड़ा जो शेप है उसको चेंज कर रहे हैं। मान लो वायर सर्कुलर है, मान लो वायर सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर का मतलब कि जैसे मान लो कि ये वायर दिया है ऐसे करके, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है वायर में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, वायर सर्कुलर, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 देना है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अभी तुमको बोला गया कि बताइए यहाँ पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और ये बताइए कि यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। सेंटर पे नहीं, मान लो बोला कि यहाँ पर बताइए। अब तुम याद करो, अगर तुमको बायोट सेवर्ट लॉ से ये करने बोला जाए तब तो नहीं हो पाएगा। तुम याद करो जो पीछे हम लोग पढ़ रहे थे उसमें पूछ रहे थे सर यहाँ पर बताइए, सेंटर पे निकाल रहे थे खाली मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बाकी जगह निकालना बहुत मुश्किल था। अभी यहाँ पर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अगर तुम चेक करो तो इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ पर तुम एक क्या बनाओगी, एम्पीरियन लूप ऐसे करके, और यहाँ पर ये रेडियस किसका ले लोगी, ये एम्पीरियन लूप का रेडियस हो जाएगा, सेंटर से लेना रेडियस। तो अभी जब तुम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखोगी किसका, ये इंटीग्रल का, तो ऐसे लिखोगी बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही है ना एम्पियर सर्कुलर लॉ। इंटीग्रल छोड़ो, वही होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा डी एल एल, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अभी यहाँ से तुम b बराबर लिखोगी म्यू नॉट आई, और नीचे में क्या आ जाएगा l, और ये l किसका होगा, इस लूप का लेंथ होगा, एम्पीरियन लूप का। तो ये एम्पीरियन लूप का लेंथ कितना है, 2 पाई आर। तो यहाँ पर लिखोगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, खत्म। बस यही तो करना है बस यही तो करना है। अब जैसे तुमको कोई बोल दे यहाँ बताइए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस जगह पे, तो तुम इस पॉइंट को अब यहाँ पर बोल दे कोई, तो क्या करोगी, अभी रेडियस ये ली थी, तो तुम इस पॉइंट पे निकालने बोले कोई, तो इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ पर क्या बना लोगी, एम्पीरियन लूप। और इस एम्पीरियन लूप का रेडियस क्या ले लो तुम, स्मॉल आर ले लो, ठीक है। अब जब तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालोगी तो लिखोगी म्यू नॉट आई, ये किसके वाला है, यहाँ पर लिख देते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर का निकाले हम लोग, पी पॉइंट का। अभी कहाँ का निकाल रहे हैं, क्यू पॉइंट का, यानी ये यहाँ पर का। तो यहाँ पर तुम लिखोगी क्यू आई अपॉन, और ये एल कहाँ आ जाएगा, नीचे, यही होता है ना, ठीक है। अब ये बताओ कि इस लूप में कितना करंट है, एक को नहीं भाई साहब, ये तो लूप करंट को कवर ही नहीं कर रहा है। तो यानी कि तुम करंट का वैल्यू यहाँ कितना डालोगी, 0 अपॉन नीचे में क्या होगा, अच्छा लूप का अगर लेंथ डालना चाहो तो कितना डालोगी, लूप का लेंथ 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर, तो यहाँ पर 0 आएगा। तो मतलब इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, समझ में आया, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो ऐसे एम्पियर सर्कुलर लॉ एक्चुअली लगाना है कि तुमको इस पॉइंट को पकड़ना है, ऐसे घुमाना है लूप, अगर कोई करंट वहां पर दिखे तो उस करंट को लिखना है। अब यहाँ तो कोई करंटे नहीं है, इस लूप से तो कोई करंटे पास नहीं कर रहा है, तो इसलिए वहां का करंट को डायरेक्ट 0 डाल दोगे तो 0 आ जाएगा ये। लेकिन रेडियस तुमको एम्पीरियन लूप का ही लेना है, ठीक है। यहाँ पर लेंथ जो रखना है वो एम्पीरियन लूप का। तो ये तुम्हारा 2 अंडरस्टैंडिंग के लिए हुआ, ठीक है, इसको लिख लो। उसके बाद हम लोग एक और छोटा सा करते हैं सिलेंडर के ऊपर, दूसरा हम लोग एक और करेंगे सिलेंडर के ऊपर। कहाँ पर, हाँ यहाँ पर, हाँ चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, रुक जाओ, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम लोग बोल देते हैं x ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट x निकालोगी, जो कि करंट भी यहीं दौड़ रहा है और तुम मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं निकालना चाह रही हो, ठीक है। तो अब तुम मान लो कि ये जो जहाँ पर है, मान लो कि इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं a, क्या रेडियस मान लिया a, और तुम एम्पीरियन लूप कहाँ बनाओगी, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर बना दोगी, तो दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, बराबर। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम। यहाँ पर जो x पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि तुम एकदम जो लूप है वो वहीं पर बना दी जहाँ पर वायर है,
तो ये जो लूप है ये वायर को ढकेगा, बिल्कुल ढकेगा, बिल्कुल ढकेगा, अंदर में आ जाएगा करंट, करंट पास कर रहा है ना उससे, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो यानी तुम यहाँ पर लिखोगी बी मैक्स बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, ये आएगा। एकदम इसी पॉइंट पे निकालोगी तो, मतलब जहाँ वायर है वहीं पर निकालोगी तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, क्लियर है, ठीक है। तो उसको लिख लो जल्दी से, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। अच्छा एक और गजब चीज़ हम अभी थोड़ा देर में बात करेंगे, पहले इसको बना लो फिर थोड़ा देर में और बात करते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा पॉइंट पे हम लोग एक सिलेंडर ले रहे हैं, ठीक है, एक सिलेंडर ले रहे हैं, उसके वजह से अभी समझ, अब तो एकदम क्लियर ही हो जाएगा इससे कि एम्पियर सर्कुलर लॉ कैसे हो रहा है, ठीक है। एक सिलेंडर है मेरे पास, इस सिलेंडर के अंदर एक करंट है, ये सिलेंडर है, और फिर एक एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन कर लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर का रेडियस है आर, ये आर क्या है, सिलेंडर का रेडियस, ठीक है। और तुमको बोला गया है कि यहाँ पर एक पॉइंट पी है और ये एक पॉइंट पी है और यहाँ पर एक पॉइंट है क्यू, और तुमको इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है और क्यू पॉइंट पे बताना है, ठीक है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, उसको यूज़ करके। तो तुम क्या करोगी, पहले भाई करंट ऐसे में ऐसे जा रहा है, ये करंट का डायरेक्शन हुआ, करंट इसके अंदर से जा रहा है, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है, तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो पहले तुम क्या करोगी कि यहाँ पर क्या बनाओगी, एम्पीरियन लूप, है ना। तो एम्पीरियन लूप पहले इस पॉइंट पे चलो निकालना है, तो ऐसे बना ले एम्पीरियन लूप, ये क्या हो जाएगा, एम्पीरियन लूप। अभी इसका रेडियस हम लोग देखो यहाँ से पॉइंट पी से यहाँ तक, तो ऐसे खींच लेते हैं रेडियस इसका। चलो इसका रेडियस हम लोग एक काम करते हैं, स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या इस एम्पीरियन लूप से कोई करंट थ्रेड कर रहा है, थ्रेडिंग इनसाइड बोलता है कभी कभी, थ्रेडिंग, थ्रेडिंग का मतलब इससे गुजर रहा है, जो गुजर तो रहा है, ये देखो आ तो रहा है ना। और देखो एक तो करंट है, तो तुम्हारा ऐसा ही है सिलेबस में ये कि एक तो करंट दिया रहेगा, वो सब झमेला ही खत्म कि माइनस कब होगा प्लस कब होगा, ठीक है। हाँ लेकिन वो कॉन्सेप्ट होता है इसलिए बता दी। तो यहाँ से तुम निकालोगी इंटीग्रल, लिखोगी, इंटीग्रल लिखने की जरूरत भी नहीं है, तुम डायरेक्ट क्या लिखो, बी एल। अच्छा उसके बारे में और बताएंगे कि बी एल के बारे में और बताएंगे, बी इंटू एल बराबर क्या होगा, म्यू नॉट करंट इनसाइड। तो इस लूप के अंदर करंट कितना आ रहा है, आई, तो आई लिख दिए। उसके बाद यहाँ से जब तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो लिखोगे म्यू नॉट आई बाई, और लेंथ कितना लिखोगी, किसका लेंथ लिखोगे, एम्पीरियन लूप का, ये सिलेंडर का लेंथ नहीं, देखो ये सिलेंडर भी है उसका नहीं, ये एम्पीरियन लूप जो बनाया उसका रेडियस आर लियो ना, तो लिखोगी 2 पाई स्मॉल आर, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। किस पॉइंट पे आया, ये पी पॉइंट पे, क्लियर है। अब तुम दूसरा देख लो, आगे देख लो, आगे तुम क्या करो कि ये क्यू पॉइंट पे निकालना है, तो क्यू पॉइंट को पकड़ के यहाँ पर क्या बनाओगे, एक बोलो एम्पीरियन लूप। और ये एम्पीरियन लूप उतना ही बड़ा है जितना बड़ा सिलेंडर का ये है। क्या इस एम्पीरियन लूप से करंट जा रहा है, हाँ जा रहा है, उतना ही करंट जा रहा है आई, ठीक है। तो अब तुम जब इसका निकालोगे तो फिर वही लिखोगी, बी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट करंट, और करंट कितना आई ही जा रहा है इससे भी, लेकिन यहाँ पर तुम लिखोगी तो लिखोगी म्यू नॉट आई बाई, और लेंथ कितना डालोगी इसका, 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस इस लूप का कितना है, ये वाला रेडियस है इसका, ठीक है। तो यानी कि इसका लिखोगी 2 पाई कैपिटल आर। अब जरा तुम ये बताओ ये कहाँ का निकला मैग्नेटिक फील्ड, क्यू पॉइंट का, मतलब कि इस पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पर लूप बनाई हो, और इसका रेडियस हम लोग कैपिटल। अब बताओ जरा कि दोनों में से बड़ा कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट का बड़ा होगा या मैग्नेटिक फील्ड क्यू पॉइंट का बड़ा होगा, बताओ सोच के। मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली क्यू का बड़ा होगा, क्योंकि जो क्यू पॉइंट है उसका देखो मैग्नेटिक फील्ड रेडियस से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ का रेडियस क्या है, ये रेडियस आर, ये कम है, तो ये कम है, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, और यहाँ ये आर बड़ा है, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, कम हो गया, साफ साफ एकदम। तो मैग्नेटिक फील्ड क्यू पॉइंट का मैक्सिमम है, और मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लिखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां का हुआ, आउटसाइड का, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहां का हुआ, इनसाइड का। तो तुम ये भी लिख सकती हो कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। सही बात भी है भाई, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा बनेगा ना, क्योंकि अंदर से ही करंट गुजर रहा है, ठीक है। तो इसको बना लो जल्दी से, है ना। फिर हम लोग आगे एकदम इंपॉर्टेंट लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कि वही बोल रहे थे ना कि एम्पियर सर्किल लॉ हमेशा लगा रहे हैं, लेकिन कहाँ लगा रहे हैं, जहाँ पर कुछ सिमेट्री हो, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो, जहाँ पर करंट कॉन्स्टेंट हो, ये सब सारा बात उसी के बारे में, ठीक है। तो इसको फाइनली लिख लेंगे हम लोग। और जब सबसे ज़रूरी बात अभी तक तुमको ये जितना भी बताया गया, ये एम्पियर सर्किल लॉ नहीं है, देखो दिस इज एम्पियर सर्किल लॉ, ये ना है एक्चुअली, उसी का यूज कर रहे हैं, बट यहां पर एंगल तुम कितना ले रही हो, 0 डिग्री। अभी जितना भी केस था सब में 0 डिग्री ली हो, तो मतलब ये समझ में आया कि 0 डिग्री पे ही ये यूजफुल है, और 180 पे भी। 180 आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर उसको क्या करें, फिर उसके बारे में बताते हैं। लिख लो पहले इसको चलो अब हम लोग लिखेंगे
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने के लिए, ठीक है। मतलब वही है हाउ टू अप्लाई एम्पियर सर्कुलर लॉ। पहली बात तो तुमको ये समझ में आया हाउ टू अप्लाई में, पहला बात ये समझ में आया कि तुमको यहाँ पर एक क्या बनाना है, क्लोज्ड लूप, ठीक है। पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात ये कि तुम्हारा ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, उसमें बी एंड डी एल मस्ट बी पैरेलल, मस्ट बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। मतलब बी और डी एल के बीच में या तो एंगल या तो पैरेलल होना चाहिए या तो एंटी पैरेलल। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे मान लो कि तुम हैं, हाँ मतलब जैसे मान लो ये तुम्हारा करंट और यहाँ पर तुम पॉइंट पकड़ के एक लूप बनाई, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, देख लेते हैं। हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे कर, ऐसे अंगूठा रखी, ऐसे कर्ल कर रही तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लेंथ कैसे है, लेंथ भी वैसे ही ना डी एल, यहाँ पर भी क्या होगा डी एल, लेंथ भी वैसे ही है, ठीक है। ठीक है बहुत बढ़िया। अब मान लो कि तुम यहाँ पर अभी देखो तो बी और डी एल साथ में है, तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री। मतलब तुम्हारा जो इंटीग्रल आएगा वो इंटीग्रल आएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री, ऐसे ही आएगा। तो तुम इसको लिखोगे कितना बी एल, क्योंकि ये cos 0 1 हो जाएगा, बी बाहर हो जाएगा, डी एल कैल हो जाएगा। तो अगर ये पैरेलल हुआ तो ये किस कंडीशन के लिए हुआ, पैरेलल के लिए, दिस इज फॉर पैरेलल, जिसके बारे में हम लोग तभी से बात कर रहे हैं कि नहीं, पैरेलल का ही तभी से कर रहे हैं, है ना। अब मान लो कि उल्टा हो जाए इसी में, लूप में, इसी लूप में जो करंट है वो नीचे चल जाए, लेकिन डीएल किधर होगा, डीएल अभी इधर ही ले रहे हैं भाई, डीएल हम क्या ले रहे हैं क्लॉकवाइज, तुम चाहो तो एंटी क्लॉक भी ले सकती हो। अब बी देखो, अब बी को ऐसे जब करोगी तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हो रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। तो अभी ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में जब तुम इंटीग्रेशन करोगी तो इंटीग्रल लिखोगी बी डी एल, हाँ बोलो, कौन बोला ऐसा, कौन बोला ऐसा कि बी को उधर ही लीजिए इधर मैग्नेटिक फील्ड है, गलत, ऐसा तो हम कभी नहीं बताया, वही तभी से बता रहे हैं। हाँ किस केस में, अरे चचा तो ये एक केस बना है, ये दूसरा बना रहे हैं, सबको एक ही केस में दिखा दें ये दूसरा बना रहे हैं उसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से कॉस कितना हो जाएगा 180, हाँ वही तो समझा रहे हैं, देखो तो पहले वही तो समझा रहे, देखो यहाँ से यहाँ पर बी बाहर हुआ, ठीक है, तो बी बाहर होगा, डीएल का इंटीग्रल कितना हो जाएगा एल कॉस 180 कितना होगा -1, तो ये आंसर कितना आएगा यहाँ पर माइनस बी एल आएगा। और इधर इधर कितना होता है, इधर कितना म्यू नॉट आई होता है, यही होता है ना, यही होता है ना। अब देखो तो मतलब मेरा एक्सप्रेशन ऐसा मिल रहा है कुछ, बी बराबर नेगेटिव ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन एल, ऐसे ही मिलेगा ना यहाँ पर। इसके हिसाब से, इसके हिसाब से क्या मिलेगा, इसके हिसाब से मिलेगा बी बराबर, यहाँ पर म्यू नॉट आई छोड़ दिए, म्यू नॉट आई, तो यहाँ पर मिलेगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन एल, और यहाँ तुम ले लो मॉड, तो मॉड ले लोगी तो ये वाला क्या हो जाएगा अपने आप प्लस, समझ आया। तो मैग्नेटिक फील्ड चाहे डीएल के पैरेलल हो चाहे डीएल के एंटी पैरेलल हो, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। अब जैसे तुम बोल, हम समझ गए तुम क्या तुम कहना चाह रही थी कि सर जैसे डीएल को हम अपने मन से लेते हैं, इसमें डीएल ऐसे लिए हैं हम, है ना, तो इसमें जैसे हम देखें कि अच्छा मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो रहा है इसमें, तो एक काम किए कि हम डीएल को क्लॉकवाइज लिए तो एंटी क्लॉक कर देंगे, तो इसमें भी 0 डिग्री अपने आप हो जाएगा, वही मतलब था ना कुल मिला के। तो वही हम बोल रहे हैं कि भाई साहब तुम वो करो ना करो, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऐसे भी हम पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि यहाँ हम मॉड का साइन लगा देंगे, यहाँ आई कैप जे कैप के कैप वाला कोई झमेला ही नहीं है, डायरेक्शन वाला कोई झमेला ही नहीं है यहाँ पर, क्लियर कि नहीं। तो मतलब कि माइनस आए चाहे प्लस आए, बात दोनों में देखो, इसलिए लिखिए पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों चलेगा, समझ आया, क्योंकि अगर नेगेटिव आया तो उसमें प्लस कर लेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में मॉड लगा के, तो ये बात और ये बात दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि सेकंड पॉइंट में क्या लिख रहे हैं कि बी और डीएल के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। तो यहाँ लिख दे रहे हैं ये तभी एप्लीकेबल है जब 0 डिग्री और 180 डिग्री हो, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी तरह, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रल, अगर ऐसा हो जाए बी डी एल कॉस 90 हो जाए, तब तो भैया कितना आ जाएगा 0,
तो ये तो बेकार हो गया, फिर इसमें नहीं यूज़ करना है। समझ आया? तो मतलब 90 डिग्री कहीं पर आया तो फिर इसका लॉ गया, है ना। कोई और एंगल आ गया, कोई और रैंडम एंगल, तब भी इसका लॉ लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि फेल हो गया लॉ, लगाओ तब भी लगाओ। लेकिन भाई साहब सिमेट्री नहीं रहेगा उसमें। सिमेट्री नहीं मतलब कि इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, एक अब जरूरी बात लिखवाते कि ये तुमको बी पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तभी इसको तुम बाहर कर रही हो ना। मान लो बी कांस्टेंट ही नहीं हुआ, तब तो ये बाहर ही नहीं होगा, तब तो इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको तुम लिख लियो, इसको लिख लो। ठीक है, बस तुम ये लिखो ना, ये वाला ये लिख लो, बाकी ये सब तो अंडरस्टूड है ना। ठीक है, चाहे बनाना तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। हाँ बोलो। हाँ, कहाँ ऐसा हम बोले? अभी तुमको बना के दिखाया था ना वो वाला लूप। लूप कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कैसा भी बना लो। हाँ, किस केस में? तुमको वैसा देगा ही क्यों, लूप पहले से ही बना के दे देगा। मतलब उस अगर वैसे बोल रही तो उस हिसाब से तो तुम्हारा हुआ कि लूप पहले से ही बना के दे देगा। लूप पहले से थोड़ी बना के देगा, करंट का डायरेक्शन पहले से दे देगा और बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालिए यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो तुम लूप तुम्हारा चॉइस है, अपने से बनाओ। तो इसलिए अपने से कैसा बनाओगे, हमेशा सर्कुलर। तो इसलिए यहाँ पर लेंथ क्या लोगी, 2πr। ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। लूप तो तुम खुद ही बना रही हो ना, तो सर्कुलर ही बनाओगी हमेशा, उस पॉइंट को पकड़ के सर्कुलर लूप बना लोगी। अब कोई ऐसा जगह ही नहीं होगा जहाँ तुम सर्कुलर ना बना पाओ। लेकिन ये बात हम क्लियर कर दिए कि लूप तुम स्क्वायर भी ले सकती हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर फिर लेंथ स्क्वायर का रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, लिख लो इसको। तो लेंथ स्क्वायर कर रख सकती हो ना, 4a रख सकती हो, a + a + a + a 4a। ठीक है, तो तुम कैसा भी लूप ले सकती हो। पॉइंट नंबर 3 है मैग्नेटिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी बात। चौथा, करंट शुड बी स्टडी, है ना। आई शुड बी स्टडी, स्टडी या फिर कांस्टेंट। करंट जो हम लोग ले रहे हैं ना, बी इज इक्वल्स टू μ0 आई इनसाइड, तो वो आई का वैल्यू वेरिएबल नहीं होना चाहिए, टाइम वेरिंग नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए या स्टडी होना चाहिए। स्टडी करंट या फिर कांस्टेंट करंट, ये सब तो अंडरस्टूड है। ये तुमको वैसा ही देगा जहाँ पर करंट कांस्टेंट होगा, सही बात है। ये तो बस ऐसे ही भाषण दे रहा है वो कि होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। अब हम लोग एक काम करते हैं कि कंपेयर करते हैं इसको, ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ हम लोग पढ़े इसको अब हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, गॉस लॉ से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो उससे बहुत रिजल्ट समझ में आएगा। तो कंपैरिजन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ बाय गॉस लॉ। कंपैरिजन में कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लिखेंगे और क्या क्या कैसे कैसे कंपेयर, कुछ कुछ रिलेटेबल लग रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग ले रहे हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सर्किटल क्यों बोलते समझ में आया? क्योंकि इसमें हम लोग क्लोज्ड लूप बना रहे हैं, इसलिए एम्पियर्स लूप लॉ भी हो सकता है, वो भी एक ही बात है। एम्पियर्स लूप लॉ लिखा रहा है तो एक ही बात है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो लिखवाना ही भूल गए, पॉइंट नंबर 5 में ऐड कर लो उसको। ठीक है, कितना 4 हुआ था ना पॉइंट, हाँ 5 में ऐड कर लो। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ पॉइंट नंबर 5 में ऐड कर लो। लॉ इज useful when there is some symmetry। सिमेट्री का मतलब ये है, कि तुम्हारा जो करंट होना चाहिए, करंट में जो मतलब जो वायर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई डायरेक्शन ही नहीं मालूम चले। जैसे ये वायर, अब इसमें भी हो जाएगा काम, लेकिन क्या है ना कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे अगर तुम देखो कि इस वायर से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ रहा है, ऐसा मान लो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब देखो इस वायर का यहाँ पर एकदम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग आएगा। तुम कंपेयर करो ना, ये पी पॉइंट और ये मान लो ये भी पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट पे इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, कमजोर। लेकिन इसी पी पॉइंट पे यहाँ से जो करंट पास कर रहा है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज़्यादा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम, तो वायर स्ट्रेट ना रहने से नुकसान है। स्ट्रेट वायर अगर नहीं हुआ तो फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे अलग अलग होने लगेगा, सेम करंट की वजह से। यहाँ करंट आई लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ करंट वही वाला आई लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम है। तो लूप कैसे बनाओगी, यहाँ पर लूप कुछ बड़ा बनाओगी, यहाँ पर लूप छोटा बनाओगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो गड़बड़ा जाएगा ना फिर एक वायर के वजह से एक ही बार में नहीं, अलग अलग लूप बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अलग लूप बनाओगी क्योंकि यहाँ पर देखो पॉइंट भी ऐसे आ रहा है, यहाँ पर लूप अलग बनाओगी, यहाँ पर तो देखो यहीं पर आ जा रहा है ये पॉइंट भी यहीं इसी वायर में ही आ जा रहा है। तो वायर ऐसा सांप जैसा नहीं होना चाहिए,
थोड़ा सिमेट्री होना चाहिए। ये सिमेट्री किसके बारे में लिखा जा रहा है? सिमेट्री किसके वजह से लिखा जा रहा है? वायर के बारे। वायर में सिमेट्री होना चाहिए, तो वायर में सिमेट्री रहेगा तभी लगाओ उसको। अब ऐसा वायर हो गया तब तो भाई गड़बड़ा जाएगा, फिर तब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज़्यादा कम हो जा रहा है। करंट तो आई रहेगा ही, करंट में तो टेंशन नहीं, वो तो आई। इस लूप से करंट कितना पास कर रहा है? आई। इस लूप से करंट कितना पास कर रहा है? आई। इस लूप से करंट कितना पास कर रहा है? आई। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अलग अलग होगा, और लूप का लेंथ हर जगह अलग अलग होगा। यहाँ पर जब तुम लिखोगी बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो यहाँ लूप का लेंथ ये छोटा वाला अलग रखोगी, यहाँ ये वाला ये एम्पीरियल लूप बना रहे हैं, यहाँ एम्पीरियल लूप का लेंथ बड़ा रखोगी। समझ रही? पूरा गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इसलिए वायर ऐसा नहीं होना चाहिए, सिमेट्री का ये मतलब हुआ। ठीक है, तो इसको लिख लो, पॉइंट नंबर 5 में लिख लो इसको, और ये बना भी लो। ठीक है, और तुम चाहो ना तो सेपरेटली निकाल सकती हो। इसका रेडियस ले लोगी r, इसका रेडियस ले लोगी मान लो r1, इसका ले लोगी r2, तो अलग अलग जगह पे लगाओगी तो तब भी पॉसिबल है। लेकिन देखो ऐसा होगा, देखो फिर ऐसा हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो, इंटीग्रल b dl वेक्टर, फिर प्लस इंटीग्रल b dl वेक्टर। मतलब ये मान लो ये वायर का, यहाँ पर वाले का ये हुआ तुम्हारा, चलो इसको ना r3 ले लेते हैं ये वाले को, तो ये r1 रेडियस ये वाला का हुआ, ये सेकंड का हुआ। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे? प्लस इंटीग्रल b डॉट dl, और ये किसका हुआ? तीसरा का। तीसरा मतलब ये वाले का। ये सारा किसके बराबर? म्यू नॉट आई। यही तो खास खूबसूरती है लॉ का, म्यू नॉट आई। करंट सब में लेकिन आई जा रहा है, करंट का टेंशन नहीं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह वेरिएबल हो गया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ b1 लिखना होगा, यहाँ b2 लिखना होगा, यहाँ b3 लिखना होगा। लेंथ अलग अलग लिखना पड़ेगा, लेंथ यहाँ पर L1 लेना पड़ेगा, यहाँ L2 लेना पड़ेगा, यहाँ L3, तो अजीब हो जाएगा भाई साहब, मज़ा नहीं आएगा। समझ में आएगा? मज़ा नहीं आएगा मतलब कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। वही तुमको तभी से समझा रहे हैं कि पॉसिबल तब भी, एप्लीकेबल अभी भी लग रहा है ना। यहाँ पर लिखे देखो, एम्पियर सर्कुलर लॉ इज यूजफुल व्हेन देयर इज सम सिमेट्री। यहाँ पर लिख देते बट ऑलवेज एप्लीकेबल। एप्लीकेबल यहाँ भी है बट ऑलवेज एप्लीकेबल। हमको लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना हम लोग तभी से पढ़े। हाँ, बट ऑलवेज एप्लीकेबल, हाँ सही बोली। एप्लीकेबल हमेशा, बट यूजफुल वही है जहां वायर में सिमेट्री हो। ठीक है, खाली मैग्नेटिक फील्ड और करंट से नहीं चलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट। यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? वेरिएबल। वेरिएबल तो बाहर नहीं जाएगा इंटीग्रेशन से, समझ आया? अच्छा, वेरिएबल हुआ यहाँ पर नहीं हुआ। वेरिएबल कहाँ हुआ? तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल का मतलब नहीं समझती हो। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल का मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदले। यहाँ पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इस वायर का, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड b1 है, तो आधा घंटा बाद भी तो b1 ही होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो है ही। कहाँ वेरिएबल है? अलग अलग पॉइंट पे वेरिएबल है, ये बोल सकती हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग इसको कंपैरिजन करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ को गॉस लॉ से। गॉस लॉ, अच्छा देखो, एम्पियर सर्कुलर लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक्स मतलब कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? कांस्टेंट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज ना करे, उसका वैल्यू समय के साथ ना बदले। ठीक है, और गॉस लॉ इन क्या बोलती थी इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? बोलो, कांस्टेंट। मतलब कि टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करे। ठीक है, अच्छा तुम्हें एक बात पता है ना, चैप्टर 3 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही था, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या होता है? मतलब यहाँ दोनों में फील्ड का ही बात हो रहा है, दोनों में फील्ड का बात हो रहा है। अच्छा, ये जो लॉ आया था, पहला पॉइंट, ये जो लॉ आया था, ये किसको रिप्लेस करके आया था? अभी एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन बचा हुआ है एम्पियर का, मजा आएगा वाला। ठीक है, तो इसको, ये आया था तुम्हारा, देखो वो रिप्लेसमेंट मत लिखो, ऐसे लिखो कि इट कैन बी डेराइव्ड। मतलब ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है, इट कैन बी डेराइव्ड यूजिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ, क्योंकि बायोट-सेवर्ट्स लॉ इसके पहले आया था, तो उससे ड्राइव हो जाएगा। अच्छा, एक और बात समझो कि बायोट-सेवर्ट लॉ से जो काम हो रहा था, इससे भी वही काम होना चाहिए। तो छोटा सा भी हम लोग वो भी करके देख लेंगे, हल्का छोटा सा डेरिवेशन है, इनफाइनाइट, इसका एप्लीकेशन है, ऐसा बोल लो, या एप्लीकेशन वो नेक्स्ट क्लास करते हैं। ठीक है, वो लोग भी थोड़ा देख लेगी कैसा लगता है ना, तो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसको। तो ये पहला पॉइंट हुआ, एप्लीकेशन इसका एक छोटा सा है और उसको करेंगे। पहला पॉइंट इसमें देखो, इसमें क्या लिखोगे कि इट कैन बी डेराइव्ड, इट कैन बी डेराइव्ड
यूजिंग, तुम कॉमा मत देना, तुमको पूरा लिखना है। इट कैन बी डराइव्ड यूजिंग कूलम्स लॉ। और याद करो हम लोग एक ना वीडियो किए थे इसके ऊपर, गॉस लॉ यूजिंग कूलम्स लॉ, ऐसे एक वीडियो तुम लोगों को मतलब बताए थे तुम लोगों को। तो उसमें एक पहले कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लिखे थे, एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उससे इसका फॉर्मूला ला के दिखाए थे गॉस लॉ का। अब यहाँ दूसरा पॉइंट में जरा फॉर्मूला क्या बोल रही हो? हाँ, ये डेरिवेशन हुआ था लेकिन एग्जाम में नहीं आता है, मतलब आ सकता है, CBSE में आता है, तुम लोग का पता नहीं। तो यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट, इसमें देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन B डॉट DL बराबर I इनसाइड, ऐसे लिखते हैं। और इसमें क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन, बोलो, क्लोज्ड इंटीग्रेशन इसमें भी होता है। इसमें भी, क्योंकि गॉसियन सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड। इसमें होता है एम्पीरियन लूप और इसमें होता है गॉसियन सरफेस, ठीक है, क्योंकि अच्छा इसमें सरफेस और इसमें लूप, मतलब इसमें लेंथ लेकिन इसमें एरिया, ये सबसे बड़ा फर्क है। E डॉट DA बराबर क्या होता है? देखो यहाँ पर एलिमेंट्री एरिया लेते हैं और इसको इसमें क्या लेते हैं? एलिमेंट्री लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ, एलिमेंट्री एरिया, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा चार्ज कहाँ होना चाहिए? इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें करंट इनसाइड, इसमें चार्ज इनसाइड, ठीक है। और यहाँ पर पहले लिखते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है ना यार, जो कि क्यों लिखा जा रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एरिया इंटीग्रल। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, मतलब यहाँ पर जैसे याद करो कि ऐसे एक वायर है पॉजिटिवली चार्ज, ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ हम लोग क्या बनाते थे? गॉसियन सरफेस, ऐसे सिलिंड्रिकल बनाते थे, देखो सिमेट्री के हिसाब से सिलेंडर बनाते थे और इस सिलेंडर का इंटीग्रेशन करते थे। याद करो इस सिलेंडर में यहाँ इसे करके एक छोटा सा एरिया एलिमेंट DA लेते थे, एरिया वेक्टर इसको बोलते हैं। फिर यहाँ पर भी एक DA काटते थे, ऐसे बनाते थे DA को, फिर यहाँ पर ऐसे कैसे करके DA काटते थे। तो इसमें क्या करते थे? DA 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 करके जोड़ते थे। और इसमें क्या कर रहे हैं कि इन्फाइनाइटली लॉन्ग मेरे पास क्या है? इन्फाइनाइटली लॉन्ग मेरे पास क्या है? वायर, जिसमें क्या फ्लो कर रहा है? करंट। तो इसके अराउंड हम लोग क्या बना रहे हैं? एम्पीरियन लूप, क्योंकि वायर को ढकना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एम्पीरियन लूप बना के यहाँ पर ले रहे हैं DL, यहाँ पर क्या काट रहे हैं? फिर एक और DL। तो यहाँ पर DL 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 इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ DL मतलब यहाँ एरिया का इंटीग्रल हो रहा है, सरफेस एरिया का, लेकिन यहाँ पर लेंथ का। तो अगर तुमको कोई बोले कि एम्पियर सर्किटल लॉ और गॉस लॉ का कैलकुलेशन सेम है, तो वो गलत बोल रहा है। असर्शन में आता है ये, असर्शन में, कि कैलकुलेशन जो है मतलब इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन मतलब वही इंटीग्रेशन का बात कर रहा है। इंटीग्रेशन इसका और इसका सेम है? नहीं, अलग अलग है। इसमें लेंथ का इंटीग्रल हो रहा है। यहाँ पर जो लिमिट डालोगे वो एरिया का डालोगी, यहाँ एरिया का लिमिट डलाएगा, लेकिन यहाँ पर किसका लिमिट डलाएगा? ये लेंथ, जो वायर का लेंथ है उसका लिमिट डलाएगा। बहुत अंतर है दोनों में, ये बड़ा बड़ा अंतर हुआ। अच्छा एक चीज़ है कि यहाँ डॉट प्रोडक्ट, वो मैथमेटिक्स हुआ, उसके बारे में थोड़ी बात करना है। यहाँ डॉट तो यहाँ भी डॉट, वो तो मैथमेटिक्स हुआ, उसके बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं जरा कि इसमें हम लोग एम्पीरियन लूप बनाते हैं, एम्पीरियन लूप, जो कि किसको इनक्लोज करता है? किसको इनक्लोज करता है? करंट को ना, वायर को बोलती हो। वायर सही बोल रही हो क्या? वायर तो तब यहाँ खुला रह गया, यहाँ कहाँ? करंट को इनक्लोज करना है, वायर करंट इनसाइड, करंट इनसाइड, ठीक है। और यहाँ किसको इनक्लोज करती हो? चार्ज को, है ना। बोलोगे सर यहाँ का तो छूट गया, क्योंकि याद करो तुम लोग ये सिखाए थे कि अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर ली तो बाकी का भी उतना ही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर हम लोग बनाते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। देखो वहाँ लूप सरफेस, लूप सरफेस, इसी से मालूम चल रहा है यहाँ पर लेंथ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एरिया, साफ साफ मालूम चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इनक्लोज करते हैं, यहाँ पर इनक्लोज करते हैं हम लोग चार्ज को, यहाँ चार्ज लेकिन यहाँ पर करंट, ठीक है। ये फ़र्क है दोनों में, चार्ज करंट, यही तो फ़र्क है दोनों में सबसे बड़ा। और तुमको एक चीज़ और पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किससे बनता है? करंट से। और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनता है? चार्ज से। इसलिए इसमें चार्ज चार्ज चार्ज, जिसमें करंट करंट करंट, ठीक है। बस वही चीज़ तो एकदम सिमेट्री बना दिया। अच्छा तुमको पता है ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ बहुत बाद में आया था, बहुत बाद में का मतलब ये है कि ये सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब था उसके बहुत बाद में आया था, इसलिए बाद में चैप्टर पढ़ रही हो, बहुत बाद में आया था। लेकिन फिर भी ये सोचो कितना कमाल का था ये एम्पियर, कि एकदम सिमिलर इसके ऐसे दे दिया, एकदम एनालॉग, इसको एनालॉग बोलते हैं, कि ऐसा एकदम लग रहा है कि इसी का सोच के वो कुछ दिया है, वैसा बन गया उससे। ऐसा हुआ नहीं कि वैसा सोच रहा था कि इससे हमको कॉपी कर देना है, ना, बन गया वैसा इससे लॉ, ठीक है। दिख रहा है वो साफ साफ। चलो अब ये हो गया, लिख लिए, ठीक है। तब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंपैरिजन पे चलते हैं। देखो तुम अगर इसका वीडियो देखोगे HC वर्मा का, तो वीडियो को बहुत अच्छा रहता है, बहुत मोटिवेटिंग होता है वीडियोस। तो उसमें एक बात वो बोलता है कि जैसे जो भी टॉपिक पढ़ रही हो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि तुमको मतलब कि खास करके फिजिक्स में
कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसके बारे में तुमको खुद सोचना चाहिए, ठीक है। तो वो हम पॉइंट एक छोड़ के जा रहे हैं, तुम सोचना उस बारे में, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो कि हम लोग का है ना, तीसरा पॉइंट ये है, अभी कंपैरिजन ही चल रहा है दोनों का, मतलब हम एम्पियर सर्किट वालों को किससे कंपेयर कर रहे हैं, गॉस लॉ से। और यहाँ भी तीसरा पॉइंट, ये तुम्हारा हुआ किसका, गॉस अंकल का, ये गॉस अंकल का हुआ, और ये तुम्हारा हुआ एम्पियर का। देखो हम लोग ऐसा बोलते हैं इसमें, जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसके लिए जब फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। इसमें भी क्लोज्ड इंटीग्रेशन होता है ना, ये भी खूबसूरत, क्योंकि सरफेस, क्योंकि जो हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो क्लोज्ड होता है ना, चार्ज इनसाइड बाय, अब यही लिख रहे हैं ना फॉर्मूला इसका, ठीक। अब हम लोग इसमें ऐसा बोलते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, क्यू 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 क्यू, बहुत सारा चार्ज है, इसको तुम ढक ली, उसके बाद यहाँ पर एक बाहर में चार्ज है, तो यहाँ पर अगर ये चार्ज मान लो Q1, ये Q2, ये Q3, और यहाँ पर चार्ज Q4 बाहर में, ठीक है। तो तुम जब यहाँ पर लिखोगी इंटीग्रेशन तो लिखोगी E डॉट DA, लिखो ऐसे करके, है ना। अब बुक में ऐसे ही लिखा मिलेगा ना, तो उसका मतलब है कि वो वेक्टर लगा चुका है, पता है तुमको। तो यहाँ पर जब चार्ज लिखोगी तो इनसाइड वाला लिखोगी जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ पर लिखोगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये चार्ज तो इनसाइड वाला, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, मतलब चारों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाला चार्ज की वजह से भी होगा। मान लो यहाँ पर एक और ले ले Q5, मान लो कि Q5 यहाँ ले लेते हैं, तो ये Q5 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये मिलता है इनसाइड वाला की वजह से ही है। हाँ, क्योंकि जैसे देखो ये ऐसे अंदर घुसेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो पॉजिटिव चार्ज ऐसे अंदर घुसा, और फिर यहाँ से बाहर भी चल गया, मतलब कि तुमको मालूम है, तुम लोग करके दिखाए थे वो हम, कि चार्ज का फील्ड ऐसे अंदर जाता है, फिर यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर इसका ऐसे बाहर आएगा, ऐसे अंदर जाएगा, cos 180 होगा, और फिर तुमको पता है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो E4 बन रहा है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि यहाँ पर बन रहा है यही वाला, तो दोनों कैंसिल होकर खत्म हो जाएगा। तो तुमको मालूम है कि यहाँ पर जो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुमको जरूरी नहीं कि इस सब के वजह से बन रहा है, बट बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाले की वजह से। फाइनली तुम जब कैलकुलेट करोगे तो इनसाइड का ही बचेगा, क्योंकि ये जो Q4 और Q5 है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये तुमको मालूम है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम इनसाइड का भी रख लो, चाहे सबका मिला के रख लो, तो बात एक ही आएगा। मतलब कुल मिला के तुम ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाला का ही है, लेकिन नियम ये कहता है कि बाहर वाले को भी लेना है। लेकिन क्या करें, बाहर वाला तो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, रख रहे हैं हम बाहर वाला भी, लेकिन क्या करें, कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी ये समझ में आया कि हाँ भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारे का रखना है, चलो ठीक है। बाकी जो ये दोनों रहेगा, ये ऐसे भी क्या होने वाला है, ऐसे भी मरने वाला है, लेकिन चार्ज कौन सा रखना है, अंदर ही वाला, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें जरा आते हैं एम्पियर वाले में, एम्पियर्स अंकल के बारे में बात करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन B डॉट DL बराबर करंट, सॉरी म्यू नॉट I इनसाइड, यही लिख रहे हैं ना। और इसमें मान लो कि हम लोग बनाएं यहाँ पर ऐसे, मान लो करंट है एक I1 जो कि ऊपर जा रहा है, I2 भी ऊपर जा रहा है, दो करंट ले लिए, और यहाँ पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो इसको पकड़ के यहाँ पर क्या बना दिया, एक एम्पीरियन लूप बना दिया, और इस एम्पीरियन लूप का रेडियस हम चलो R ले लिए। अब मान लो यहाँ पर बाहर में भी एक करंट है I3, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग ये पढ़े, तुमको बताए भी थे कि मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से होगा, I1 की वजह से होगा, हाँ हाँ, I2 कैसे होगा, हाँ I1 की वजह से होगा, I2 की वजह से होगा, और लेकिन ये जो करंट लोगी ये कौन सा वाला होगा, खाली इनसाइड वाला, मतलब कि I1 और प्लस I2 होगा, I3 इसमें नहीं आना है, यहाँ तक ठीक है। अब ये बताओ कि इसमें जैसे चार्ज कैंसिल हो जा रहा है, क्या इसमें करंट कैंसिल होगा ये करंट को तुम ले रही हो ना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इंक्लूड हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कैसे हो रहा है, हो तो रहा है, चलो मान लो हो गया तो उसमें तो ठीक है, नहीं हो रहा है अगर इसे कब कहना चाहो तो। और यहाँ पर एक और बात हम लोग पढ़ते हैं कि जितना करंट होगा, पहले ये बात हमेशा याद रखना, जितना करंट होगा उतना ही क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर तुम करंट ये तीनों के ले रही हो, लेकिन देखो मैग्नेटिक फील्ड तीनों के ले रही हो, मतलब तीनों करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिख रही हो, मतलब B1 प्लस B2 प्लस B3, लेकिन करंट खाली दो ले रही हो, तो अब ये सोच के आना, ठीक है। फिर इसका जवाब हम नेक्स्ट जो क्लास होगा एम्पियर का, मतलब जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें बताएंगे। इसमें तो भाई इसमें लिए हम लोग इसको भी, लेकिन ये मर चुका है। तो वैसे ही यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड I1 I2 I3 का ले रहे हैं, तो क्या ये करंट मर रहा है कि जिंदा रह रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कहाँ से है? कैंसिल कैसे होगा? एक्सप्लेन करो, जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन था। ऐसे ही कुछ भी थोड़ी मान लेंगे, उसका एक्सप्लेन करना होगा कि अगर इसका, अच्छा हालांकि चाहे जैसा तुमको थोड़ा हिंट भी देते, चलो बेवकूफ़ बना देते हैं। जैसे यहाँ पर करंट तुम दो कर ली ना, हम लोग तो ये पढ़े मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल। तो अगर तुम यहाँ पर इसको अगर अगर तुम ये तीनों को ले लोगी और मान लो अगर तीनों का वैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तब तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा और करंट का वैल्यू कम आ जाएगा। नहीं समझ में आया भाई? यहाँ पर करंट दो को लेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी यही दोनों के वैसे आएगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करने के प्रोपोर्शनल। तो वो सोचना और बताना ये सोच के कि ये मैग्नेटिक फील्ड तीनों का आ रहा है या फिर दो ही का आ रहा है। हालांकि लेना मैग्नेटिक फील्ड तीनों के वैसे, बाहर वाला भी। मान लो कोई वायर इतना दूर में होगा, मान लो I4, तो उसका भी ले लोगी ना, उस भी करंट का ले लोगी मैग्नेटिक फील्ड। तो अब सोच के आना ये, ठीक है? चलो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन करना था आज उसको करते हैं और उसमें एम्पियर सर्कुलर लगा के देखते हैं, ठीक है? तो इसको लिख लो जरूर से, है ना, कि यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के वजह से होगा क्या, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो खाली I1 I2 की वजह से होगा क्या? यहाँ लेकिन, हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों का भी और बाहर वाला का भी, बोले कि कॉन्सेप्ट, लेकिन बताओ उसको, बताओ जैसे इसमें हो रहा था। इसमें सही हो रहा है क्या? चलो देखते हैं, हो गया ना ये? तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ना एक बार फाइनल, यहाँ पर लिख देते हैं। चलो यहाँ पर गॉस मिटा के यहाँ लिख देते हैं हैशटैग इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइनली ड्यू टू कौन सा चार्ज? इनसाइड चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली जो है वो इनसाइड चार्ज का ही होता है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड किसका होता है? यहाँ लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू इनसाइड और आउटसाइड करंट। मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू इनसाइड करंट और आउटसाइड करंट, है ना? मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू इनसाइड करंट्स और आउटसाइड करंट। मतलब इनसाइड करंट की वजह से या फिर आउटसाइड करंट। एक्सप्लेन ये सोचना है, ठीक है? इसमें तो बता दिया कि इसमें होता ही है, पहले ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है? लेकिन इसमें क्या होता है इसको सोच के आना है, सवाल है ये, बढ़िया। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहले इस क्वेश्चन, ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, मतलब बोर्ड में भी आया है 2 बार, ठीक है? ऐसे लरोड़ा में भी दिया हुआ है ये। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है ना कि पहले एक बात समझो कि अच्छा ये एनसीईआरटी बुक में है, कहाँ है वो तो नहीं पता हमको, ऐसे लरोड़ा में दिखा तो हम ले लिए, ठीक है? हाँ लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी हो सकता है ये, हाँ लेकिन एनसीईआरटी में है, कंफर्म है। अब समझो एक बात बड़ा जल्दी कि तुमको अगर हम ये बोलें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये फॉर्मूला पढ़ी हो, μ0I/4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये तो याद होगा। अब इसमें तुम देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस से कैसे आ रहा है? इन्वर्सली आ रहा है ना। और तुम कोई भी फॉर्मूला पकड़ लो, तुम एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड लो, सर्कल के सेंटर पे याद करो मैग्नेटिक फील्ड ये आता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, कोई भी फॉर्मूला ले लो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सही बात है एकदम। तुम जैसे क्या करोगी कि किसी मैग्नेट से या किसी वायर से अगर दूर जाओगी, जैसे मान लो ये वायर है, ये वायर में करंट है, तो अगर तुम इससे यहाँ पर निकालोगी मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ निकालोगे, बताओ ज़्यादा किस में होगा? इसमें दूरी ज़्यादा है और यहाँ दूरी क्या है? कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज़्यादा मिलेगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मतलब डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड घटता है, ये पता है। लेकिन अगर तुमको हम ऐसा बोलें कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तब हाँ मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, वही पढ़ना है इसमें। लेकिन कब? देखो जैसे हम तुमको बोले ना, जैसे मान लो कि तुमको बोल दिए हम कि रितेश बहुत गंदा लड़का है, ये बोल दिए, तो तुमको लगा कि हाँ कुछ बहुत गंदा आदमी होगा, है ना, मतलब कि ये कुछ क्राइम करता होगा, कुछ भी, तुमको कुछ भी लग सकता है, गंदा आदमी है। लेकिन फिर हम बोले कि नहीं इंसान वो लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ने में बस वो खराब है, तुम बोलोगे ओ अच्छा, तब नेचर तो अच्छा है इसका मतलब। लेकिन अगर ऐसे बोल दे कि रितेश बहुत गंदा लड़का है, तो इसका तो बहुत सारा मतलब हो सकता है कि वो किसी का चोरी वोरी करता होगा, पैसा वैसा किसी का छीन लेता होगा, हो सकता है कि कुछ भी, मतलब कि उल्टा सीधा काम वो कर सकता है।
ठीक है। तो अगर ये बोले कि पढ़ने में बहुत गंदा है तो इसका मतलब नेचर तो हो सकता है उसका अच्छा हो, पढ़ने में बेकार है ना, पढ़ने में तो बहुत लोग बेकार होता है क्या। अब जैसे मान लो कि कोई कोई रहता है, कोई टीचर किसी को कभी कभी स्लिप ऑफ टंग की वजह से कुछ बुरा बोल देता है क्लास में ही कि तुम तो ऐसे हो मेरे नज़र में, ठीक है। तो वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, फिर वो इंक्लूड करता है कि देखो तुम सिर्फ तुम पढ़ नहीं रहा इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा इंक्लूड करता है। तो वही बात यहाँ पर है, अगर हम ऐसा बोले कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, फिर इसके अंदर का कंडीशन बताएं, इसका जो संदर्भ है वो बताएं, तब तुमको समझ में आएगा कि कब ऐसा होगा। लेकिन हाँ ऐसा पॉसिबल है, कब होगा वही समझना है इस क्वेश्चन में, कि डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। अभी देखो वही दिखेगा इस क्वेश्चन में, और ये वाला भी दिखाई देगा, दोनों दिखाई देगा, ठीक है, समझते हैं दोनों, है ना। चलो तो अभी फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है क्वेश्चन का, दो पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट दिया है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये। इसमें बोल रहा है कि डायग्राम बनाया हुआ था इसमें, और इसमें बोल रहा है कि मेरे पास एक मोटा सा वायर है, इस टाइप का कुछ डायग्राम बहुत खतरनाक बनाया था इसका। एक मोटा सा वायर है ना, और इस वायर का जो रेडियस है कितना ले लीजिए, ए लिखा है सवाल में, और इस टाइप का कुछ वायर है, ऐसे दिखाएं 3D। देखो सिलिंड्रिकल होता है ना वायर इज जस्ट लाइक अ सिलेंडर, तो वही सिलिंड्रिकल वायर बना हुआ है, और इसमें करंट देखो ऐसे आ रहा है, ये किसका डायरेक्शन है, करंट का। और तुमको बोला है कि क्या कीजिए कि अच्छा देखो सब बात यहाँ लिखा है एकदम जोरदार, देखो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेडियस उसका ए है, वो जरूरी नहीं है, यहाँ ये जरूरी बात है, देखो ये देखो स्टेडी करंट, साफ साफ, ठीक है। अच्छा उसके बाद लिखा है कि यूज एम्पियर सर्किटल लॉ टू ऑब्टेन रिलेशन शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है और इस वायर के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है। तो तुमको ऐसे पॉइंट्स दिया हुआ था, कहा गया था कि एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए और यहाँ पर ऐसे करके क्या बना लीजिए, एक एम्पीरियन लूप यहाँ पर, तो बाहर में आ जाएगा, ठीक है। और वही एक पॉइंट पकड़ लो यहाँ पर और ऐसे बना लो तो एक अंदर में आ जाएगा, तो दोनों जगह पर निकाल लो। तो एक काम करते हैं, पहले बाहर का देखते हैं, कहाँ का देखते हैं, पहले बाहर का, ये बाहर में एम्पीरियन लूप बनाए। अच्छा एक और चीज़ की यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि सेंटर से क्या लीजिए, एम्पीरियन लूप का डिस्टेंस, और तुमको ये कॉन्सेप्ट में सिखाए भी है कि हमेशा सेंटर से एम्पीरियन लूप का डिस्टेंस खींचते हैं, तो इसमें लिखा है, नहीं भी लिखा रहता तो हम सेंटर से ही लेते, ठीक है। अब बोला है कि प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ आर, और ये आर किसका डिस्टेंस, एम्पीरियन लूप का आर के बारे में बोल रहा है, ना कि इसका तो फिक्स है यार। अब ये जो आर देखता हूँ पगला जाता, ये आर किसके बारे में बोल रहा है, एम्पीरियन लूप का। अभी आर इतना है एम्पीरियन लूप का, अगर अंदर बना देंगे तो आर छोटा हो जाएगा, क्लियर है ना, ठीक। तो अब ये काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पर मार लेते हैं 2। अब ये 2 यहाँ पर किस में लिखा था, ये सवाल में ही लिखा था 2, मतलब कि ये बाहर वाला हुआ, 2 आउटसाइड पॉइंट हुआ, और एक और पॉइंट हम लोग लेंगे 1 जिसको इनसाइड मान लेंगे। तो अभी चलो 2 का देखते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं पहले 2 का, फिर किसका करेंगे 1 का, और दोनों को क्या करेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और उसी से तुमको मालूम चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे डायरेक्टली कब इन्वर्सली, वो वाला चीज़, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं आउटसाइड पे पहले देखते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड पे जब तुम निकालोगी तो क्या लिखोगी, ऐसे सिंपल लिखे, देखो तो ऐसे लिखे, कोई कष्ट, डायरेक्ट लिखो, इंटीग्रेशन के बाहर हुआ बी, डीएल का एल हुआ, म्यू नॉट आई आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बी निकालना है ना, तो बी बराबर क्या लिखोगी, म्यू नॉट आई बाई एल, कोई दिक्कत नहीं। और इस एम्पीरियन लूप का लेंथ कितना होगा, इस एम्पीरियन लूप का लेंथ 2 पाई आर। अच्छा अब ये करंट जो है, ये करंट किससे पास कर रहा है, खाली इस वायर से, खाली इस वायर से पास कर रहा है, तो करंट हमको खाली वही वाला लेना पड़ेगा जो इस वायर से पास कर रहा है, समझ आ रहा है, मतलब करंट यहां से जो इनसाइड में करंट है, तो करंट क्या लिखोगी यहां पर, सोच के बताओ जरा। हाँ करंट उसमें से आई पास कर रहा है तो करंट आई ले ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं, ये किसका हुआ तुम्हारा पॉइंट, मान लो ये 2 लिया था ना, तो इसको 2 को ले लेते हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड 2 का हुआ। अब तुम एक काम करो कि हमको निकाल के दिखाओ इनसाइड का, इनसाइड पे लो और मैग्नेटिक फील्ड 1 निकाल के दिखाओ। इनसाइड वाला कहाँ बनाओगी, है ना, इनसाइड वाला यहाँ बनाओगी, इस जगह पे ये तुम्हारा एम्पीरियन लूप, और तब बताओगी कैसे होगा, ठीक है। अच्छा इनसाइड पॉइंट हम देख लेते हैं एक बार कि इनसाइड शायद ना यहाँ पर बोला था, एक बार हम चेक कर लेते हैं। इनसाइड वाला जो है ना वो शायद यहाँ नहीं बोला है, अगर यहाँ रहेगा तब तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ अगर बना दोगी तब तो कितना लिख दोगी यहाँ पर डायरेक्ट, ए खत्म हो जाएगा बात, ए लिख दोगी ना, लेकिन शायद यहाँ लेने बोला है, देख लेते हैं एक बार। इनसाइड बोला है, क्या बोला है कि यूज द एम्पियर सर्किल लॉ टू ऑब्टेन रिलेशन शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड इनसाइड एंड आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर। अच्छा तो यहाँ लेना पड़ेगा, ये तो ऑन द सरफेस हो गया, ये ऑन द सरफेस हो गया, हम गलत बोल रहे थे, ये ऑन द सरफेस हुआ, इनसाइड लेना है मतलब यहाँ लेना है। अब तुम बोलोगे नहीं इनसाइड तो हम यहाँ लेंगे, ये छोटा सा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, इनसाइड मतलब यहाँ पर कहीं पर भी लेना, ठीक है। अब तुम बोलोगे हम यहाँ बनाएंगे, बना लो, क्योंकि ये भी तो वायर का ही हिस्सा है, यहाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं, लो यहाँ बना लो, समझ में आ रहा है बात ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर करंट जो है वो ऐसे आ रहा है, हम यहीं ले ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर।
तो अभी यहाँ पर जब बनाओगी तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पर इसको मान लेते हैं 1 है ना, वायर नंबर 1, और इसका रेडियस हम ले रहे हैं, इसमें आर लिया है ना, तो इसको हम ले लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। हाँ तुम चेंज भी कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको कैपिटल आर भी ले सकती हो, और यहाँ लेकिन लिखना पड़ेगा, लेकिन देखो इसलिए लिख रहे हैं ना, कहीं कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो भी तो दिखाना है ना, तो इसलिए आर के साथ ही हमेशा कंपेयर करना है, समझ रही हो। तो है हाँ, दोनों आर डिफरेंट है, तो चलो ना इसको कैपिटल आर लेके करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जब तुम b1 निकालोगी तो क्या लिखोगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। अब ये करंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, पहले इसको लिख लो, फिर ये करंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। करंट के बारे में डिस्कशन क्या होगा करंट के साथ, यहाँ पर जैसे हम लोग अगर यहाँ पर आर ले लिए ना, जैसे यहाँ पर आर लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, आर। तो यहाँ पर बोला है कि जो ग्राफ दिखाइए ना, वो ग्राफ दिखाइए आप दोनों केस के लिए, मतलब केस नंबर 1 आउटसाइड वाला और केस नंबर 2 दोनों कंपेयर करके दिखाइए। तो अगर तुम यहाँ पर आर ले लेती हो, आर भी लो करो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, उससे भी कोई प्रॉब्लम, मतलब तुम यहाँ पर स्मॉल आर लिख लो। देखो अब स्मॉल आर लिखोगे यहाँ तो गलत नहीं होगा, क्यों गलत नहीं होगा उसका रीज़न समझो। अगर तुम यहाँ स्मॉल आर ले ली तो तुमको मालूम है कि भाई ये सब आर छोटा है ये वाला, तो तुम जब ग्राफ बनाओगी तो जो ये वाला आर दिखाओगी उसको यहाँ दिखा दोगी। मान लो इधर डिस्टेंस है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वाला आर जो ली है उसको यहाँ तक दिखाओगी, और जो एक और आर है उसको यहाँ दिखा दोगी, तो काम बन जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा समझ में, हाँ। तो वही चीज़ है कि तुम आर का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस है, आर का मतलब यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है। तो आर यहाँ पर छोटा है, ये जब तुम छोटे वाले का बात कर रही हो, ये वाले के लिए बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखना है यहाँ पर ध्यान से, बड़ा ये आर हो गया तो क्लियर हो गया तुम्हारा बात, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब एक चीज़ तुम बड़ा ध्यान से देखो, ये बड़े वाले लूप में करंट कितना है बताओ, आई, क्योंकि हम तुमको तभी से वही पढ़ा रहे हैं कि जो थ्रेडिंग हो उसके अंदर, लेकिन ये वाले में आई थोड़ी है। देखो ये जो करंट आई आ रहा है ये ऐसे आ रहा है क्या, नहीं, ये वायर है ना पूरा, तो करंट तो ऐसे भी आ रहा होगा ना, तो करंट तो यहाँ से कुछ निकल जाएगा, यहाँ कुछ कम ही करंट पहुँचेगा, क्या सारा करंट यहाँ पहुँच पाएगा, नहीं, कुछ करंट छूट जा रहा है, समझ आया। तो हम तुमको ये बोल सकते हैं कि जो आई करंट है, ये पूरा करंट आई, ये पूरा करंट आई, ये पूरा करंट आई कितना एरिया में है, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे सर्कल का एरिया कितना है, ये बड़े वाले का, चलो इसको मिटा, बहुत गंदा हो गया, ये बहुत ही गंदा हो गया। यहाँ इसका रेडियस ए है, और हम लोग यहाँ पर क्या लूप बनाए, छोटू सा बनाया ना, ये लूप बनाए, इसका रेडियस क्या है, ये आर भी हटा रहे, ठीक है, इसका रेडियस स्मॉल है, और ये जो पूरा सर्कल है, पूरा वायर, ये पूरा वायर का रेडियस कितना है, ए। तो ये ए रेडियस में कितना करंट है, ए रेडियस में कितना करंट है, आई, और हमको कितना रेडियस में करंट चाहिए, यहां लिख देते हैं, करंट इन करंट इन वायर इन एरिया पाई ए स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर में करंट है आई, ठीक है, पाई ए स्क्वायर एरिया में करंट है आई। तो एक काम करते, क्वेश्चन ये मिटा दें, हम क्वेश्चन मिटा दें, फिर ग्राफ बनाना ना पता होना चाहिए, क्वेश्चन मिटा रहे हैं हम। तो तुम यहाँ पर अगर देखोगी तो ये जो आई करंट है वो कितना एरिया में है, पाई ए स्क्वायर। लेकिन तुमको जो करंट निकालना है, तुमको जो करंट चाहिए है ना, ये आई करंट नहीं लिखते, करंट ही लिख देते डायरेक्ट। ये करंट तुम जब आई करंट देख रही हो तो पाई ए स्क्वायर एरिया के देखिए। अब जब तुम करंट निकालोगी, ये वाले एरिया का, छोटे वाले का, तो इस छोटे वाले के लिए क्या करोगी, यूनिटरी मेथड के हिसाब से पाई ए स्क्वायर तो नीचे रहेगा ही रहेगा, इनटू पाई आर स्क्वायर, इसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं ना। कि अगर हम देख रहे हैं कि करंट, मान लो करंट हम सिर्फ इस एरिया का बात करें, तो इस एरिया में करंट आई बाई पाई ए स्क्वायर, लेकिन अगर यही करंट हम देखें ये यूनिट एरिया में, ये वाले एरिया में, तो उसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर हम और छोटा कर ले तो जो टर्म रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यही तरीका है ना करने का। तो यानी कि मेरा जो करंट आएगा, यहां लिख देते हैं, अब करंट जो आएगा उसको आई डैश मान ले, तुम कुछ भी ले सकती हो, यहां पर जो करंट आएगा वो आई आएगा ना, कितना होगा, आई डैश। तो ये आई डैश किसके बराबर होगा, यहां से कैंसिल कर लो, आई पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, सॉरी यहां पर ए स्क्वायर होगा ना, और यहां आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आएगा, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये जो करंट आया वो इससे पास करेगा, ठीक है। तो यहां पर अब जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा B1 मिलेगा फाइनली, समझ में आया यहां तक क्या हुआ।
तो यहाँ देखो हम यहाँ लिख भी दिए थे ना वो करंट के बारे की, कौन सा करंट कहाँ है। तो यहाँ अगर जो मेरा B1 मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट आई डैश का वैल्यू कितना है, आई आर स्क्वायर अपॉन अच्छा यहाँ पर इसको क्या लोगी, आर लोगी। तुम चाहो तो यहाँ कैपिटल आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो तुम एम्पीरियन लूप बनाया उसको कैपिटल आर ले लो, तब यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल आर, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आई डैश आर स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा, चलो तो कैपिटल ए आर लेके करते हैं, यहाँ कैपिटल आर ले लें, कैपिटल ए आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। स्मॉल आर लो, कैपिटल आर लो, एम्पीरियन लूप का रेडियस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन को फिर तुम नहीं फॉलो करोगी क्योंकि एनसीईआरटी में बोला है आर ही लेके बताइए, बनाइए, क्योंकि वहाँ लिख दिया ना आर के साथ वेरिएशन दिखाइए, समझ रही है मेरी बात। तो इसलिए हम क्या लेके चल रहे थे अभी से, आर, समझ में आया, क्योंकि सवाल में वो नोटिफाई कर दिया कि आपको आर ही लेके चलना है, आर के साथ ही वेरिएशन दिखाना है। क्या कर रहे हैं हम, आर के साथ वेरिएशन दिखाना है, इसलिए आर लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ भी आर। तो यहाँ पर अब आई डैश का वैल्यू हम डाले हैं आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, ये आर तो यहीं से रहेगा ना, आई आर स्क्वायर, और यहाँ पर एक और क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है। आई डैश का वैल्यू कितना निकाले हम, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये आर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमको मिलेगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ये मिलेगा, बोलो म्यू नॉट, ये कटा ना ये आर से आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिला मैग्नेटिक फील्ड हमको, कौन सा वाला, ये फर्स्ट वायर का, मतलब अंदर में जो बनाए लूप, फर्स्ट वायर का नहीं यार, सॉरी, एम्पीरियन लूप का, पहले वाले एम्पीरियन लूप का। दूसरे वाले का तो ठीक ठाक था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें पूरा करंट जा रहा था। अच्छा यहाँ पर कोई करंट है, बकलोलवा जो रहेगा वो सोचेगा यहाँ कोई करंट है, नहीं, करंट तो जो है यही है, वही वाला करंट, इसमें हम लोग यहाँ कितना लिखे, आई। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है, ये लिख ली, ये मिटा देना इसको, और थोड़ा डायग्राम और थोड़ा साफ साफ कर लेते हैं, क्योंकि अभी सेकंड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट तो बहुत आसान है, ठीक है। हाँ वही चीज़ बोल रहे थे ना हम, ठीक है, वही चीज़ समझा रहे थे। तो वही बोले कि उसका उस संदर्भ में कि आर अंदर वाला बात हो, तो वहाँ पर संदर्भ मेंशन करना पड़ा ना कि कहाँ पर का बात कर रहे हैं हम। तो अभी जो डायग्राम बनाए थे उसके हिसाब से ये था तुम्हारा ये वायर है ना, और वायर में ऐसे क्या आ रहा था, आई, पूरा आई ऊपर नीचे सब तरफ से आ रहा था, और ये क्या था उसका रेडियस। हम लोग क्या किए थे, एक बाहर में लूप लिए थे एम्पीरियन जिसका रेडियस आर लिए थे, और एक अंदर में लूप लिए थे, इसका भी रेडियस क्या लिए थे, आर, ठीक है। आर से पगलाने की जरूरत नहीं है, उसी आर को छोटा कर दे रहे हैं। हाँ लेकिन ये चीज़ होना चाहिए, सुन लो ये बात जरूर, मैथमेटिकली सुनो, जब तुम इसका बात करो तो इसको भूल जाओ, इस आर को भूल जाओ, और जब तुम इसका बात करो तो जब तुम ये वाले का बात करो तो इस आर को छोड़ दो, समझ में आया। तो ये दूसरा हुआ और ये वाला हुआ पहला, अब दोनों कंपेयर करेंगे। तो जो रिलेशन हमको मिला था मैग्नेटिक फील्ड का, B1 कितना आया था, B1 आया था म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट, B1 जो आया था मतलब B2 जो आया था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर, ये पहला आया था। उसके बाद जो B1 आया था वो आया था म्यू नॉट आई आर ऊपर में आया था ना, अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ये B1 आया, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम देखो तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डिस्टेंस के, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन देखो, देखो समझना, देखो दिस इज द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल वायर, दिस इज द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल वायर, ठीक है, एक्चुअली जो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लो कि तुम ये आर को, अभी ये छोटू सा आर है ना, चलो ये वाला हम मिटा दे रहे हैं बाहर वाला, ये जो आर तुम बनाई हो छोटा सा बनाई हो ना, ये वाला आर, ये छोटा सा आर है, इस आर को तुम बढ़ाते गई है ना, आर को तुम क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो। तो आर को बढ़ाते बढ़ाते किसके बराबर करोगी उसको, मान लो ये आर को तुम बढ़ाते गई, और ये आर का वैल्यू जो है, ये ए जो था रेडियस उसका, मतलब एम्पीरियन लूप कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो ये ए किसके बराबर हो जाएगा, आर के। तो जब ये ए आर के बराबर होगा तब ये एक्सप्रेशन क्या मिलेगा तुमको, B1 का म्यू नॉट आई आर, तो ऐसे ही रहेगा ना, अपॉन यहाँ पर ए की जगह कितना डालोगी, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर कटेगा तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये देखो एम्पियर सर्कुलर लॉ मिल गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे क्या होगा, मैक्सिमम। अब तुम हमको जरा ये सोच के बताओ, क्या ये और ये बराबर है, ये वाला आर तो बाहर में था ना वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए,
ये बराबर नहीं, चलो ठीक, समझ में आ गया तुमको ये। अब हम लोग एक काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। तो जब ग्राफ बनाओगी, अच्छा ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कहाँ का है बाबू? आउटसाइड, है ना। और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कहाँ का है? इनसाइड का है। और इनसाइड से जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, उस तरफ क्या करते हैं ना, देखो तुम्हारी मैडम के हिसाब से इधर आर लेते हैं क्योंकि ये पहले आ रहा है और बी बाद में आया है, इसलिए बी इधर ले लिए, ठीक है। आर इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर आर बराबर 0 पे कितना होगा? मतलब अगर आर का वैल्यू हम लोग 0 ले लें, ये छोटू सा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? आर को 0 ले लो, तो आर को 0 तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। क्योंकि आर ऊपर इस फॉर्मूला के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो आर को 0 लगी तो 0, ठीक है। आर को यहाँ पर 0 रख दोगी तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तो स्टार्टिंग में यहाँ पर से 0 शुरू हुआ, फिर आर को बढ़ाओगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते बढ़ते, बाबू सोचो इस ए को वेरी नहीं करना है, वायर को छोटा बड़ा नहीं करना है, एम्पीरियन लूप को छोटा बड़ा करना है। वायर, तुम वायर के बारे में सोच रहे हो ना सर, यहाँ ए 0 डालेंगे हम, ए को 0 नहीं डालना है। ये पहले एम्पीरियन लूप ये छोटा सा बनाओ, ठीक है। उसके बाद उसी को क्या करोगी? बड़ा करते 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 यहाँ तक पहुँचोगी। तो जब ये छोटा सा एम्पीरियन लूप रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा एक पॉइंट पे। फिर जैसे तुम बड़ा करते जाओगी तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते 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 क्या हो जाएगा? यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। फिर जैसे जैसे बड़ा करोगी एम्पीरियन लूप को तो फिर क्या होने लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम। तो 0 से शुरू होकर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ये यहाँ पर मैक्सिमम। उसके बाद फिर गिरने लगेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस वक्त आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक पॉइंट। अब फिर देखो, अब तुम जैसे बाहर का बात करने लगी तो इस फॉर्मूला पे आ गई। तो जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हुआ मैक्सिमम, अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस वक्त ग्राफ जाके किसको टच करेगा? यहां पर को। उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू जब तुम इन्फिनिटी लोगी, ये देखो यहां टच नहीं करवाया इसको, ये टच नहीं करवाया, ये कहां जाके मिलेगा? ये इन्फिनिटी पे। तो आर का वैल्यू जब इन्फिनिटी लोगी तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0। समझ में आया? तो इस वायर से बहुत दूर इनफाइनाइट पॉइंट पे, एकदम दूर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ होगा इसका, जहां पर इस पॉइंट पे ये कहां का मैग्नेटिक फील्ड है? ऑन द सरफेस। मतलब ए बराबर आर, मतलब इस जगह का, जब एम्पीरियन लूप यहां पहुंचेगा, ठीक है। तो ये जो इधर ग्राफ बना है किसका बना है? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का, बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ बढ़ रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लेकिन एकदम ही स्ट्रेट लाइन, हल्का कर्व है क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता है, तुरंत नहीं होता है। लेकिन ये ग्राफ किसका हुआ? इनवर्सली का, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इनवर्सली, ठीक है। तो बना लो इसको। ये गजब अंडरस्टैंडिंग है ना ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का। मतलब हमको नहीं लगता कि इससे अच्छा सवाल होगा एम्पियर सर्कुलर, मतलब कि एक्सप्लेनेशन के लिए। ये पहला हुआ। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। उसको लिखिए, सेकंड पार्ट बहुत आसान है, इसको बना जल्दी से। ये ग्राफ हो गया उसका। मैग्नेटिक फील्ड इधर क्यों लिए? मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ क्यों लिए पता है ना? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, ये नहीं कि डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। बना दो इसको। देखो वही वाला सिलेंडर हम दोबारा बनाते हैं, ठीक है। सिलेंडर नहीं है एक्चुअली में, वायर है वो, ठीक है। तो ये मेरा वायर, और इस वायर में करंट, मान लो इस वायर का रेड, मान लो क्या है ये रेडियस का, ठीक है। और उसके बाद फिर हमको बोला है कि इस वायर से अबव जाइए, तो तुम कहीं भी ले सकती हो, यहाँ से अबव ले लो, तो फिर इसको ए को यहाँ नहीं, चलो यहाँ बना लेते हैं, कहीं से भी अबव ले लो, मतलब वायर के ऊपर, तो ये पॉइंट है, ठीक है। और इस वाले वायर से a/2 ऊपर चल जाओ, मतलब यहाँ ऊपर, मतलब कि अरे यार ऊपर यही हुआ ना, जैसे ये पेन, ठीक है। तो इसके ये ऊपर, चाहे ये ऐसे जाओ, तो मतलब वायर के सरफेस से ऊपर जाना है, तो सरफेस से ऊपर चाहे ऐसे जाओ, सरफेस से ऊपर चाहे ऐसे जाओ, तो एक ही बात है ना, समझी? वायर के सरफेस से ऊपर जाना है ना, ठीक है। वायर के अंदर जाओगी तो फिर बिलो होगा। अब लेकिन देखो किताब में यहाँ से लिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम यहाँ से ऊपर जाओ चाहे यहाँ से ऊपर जाओ, वायर के सरफेस से ही ऊपर उठना है ना, बस। तो एक ही बात है। तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले ले, वायर से a/2 ऊपर, है ना, वायर के सरफेस से। और फिर एक बार और क्या बोला है? पहले बोला है कि देखो पहली बार हम मैग्नेटिक फील्ड पूरा लिखे हैं पहली बार पूरा लिखे हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बोला है कि फाइंड कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस a/2 अबव द सरफेस ऑफ वायर, तो a/2 अबव एंड बिलो द सरफेस a/2, मतलब दोनों का रेशियो निकालना है। तो बिलो मतलब कहाँ जा रही हो? इससे a/2। अब ये a/2 मत कर देना, इसको a/2, क्योंकि तुम इसका रेडियस a ली हो, ये रेडियस a है ना, तो a/2 बिलो जाओगी तो इस a का आधा दिखाओगी ना उसको,
समझ आया? तो ये a/2 होगा, ये a/2, ये पूरा मत मान लेना क्योंकि इस का रेडियस a है, क्लियर है? ठीक, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा बताओ तो, a/2 होगा कि नहीं बताओ। और यहां पर तुम क्या मानोगे, एक पॉइंट q, ये पॉइंट q इनसाइड है और ये पॉइंट p क्या है, आउटसाइड। मतलब ये समझ में आया कि जो पॉइंट इनसाइड है उसका मैग्नेटिक फील्ड को हम b1 लिख रहे थे, यहां जो लूप बना रहे थे। तो b1 जब लिखोगी तो मतलब कि जब इसके बारे बात करोगी, q पॉइंट के बारे, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लोगी, 1 का। और कितना निकाले थे वो हम लोग, म्यू नॉट आई आर अपॉन क्या था, 2 पाई a स्क्वायर, करेक्ट। तो बस आर को डाल देना होगा, काम खत्म। तो चलो यहाँ पर पकड़ते हैं, पहले यहाँ पर पकड़ते हैं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप, करेक्ट। तो इस पॉइंट को पकड़ के एम्पीरियन लूप बनाने का मतलब ये है, a/2 बिलो बोला है, तो ऐसे बन जाएगा ना। हाँ, तो और क्या, इस पॉइंट को पकड़ के सर्कल बनाना है ना। तो जहां पर, जैसे यहां पर बोला है a/2 बिलो बोला था, अब अबव नहीं, अभी बिलो वाला कर रहे हैं। तो a/2 बिलो यहां पर, तो इसको पकड़ के एक सर्कल बना लिया, तो ये तुम्हारा रेडियस हो जाएगा उस सर्कल का a/2। तो ये जो रेडियस है, ये r क्या चीज का है, ये तो a किसका था, ये था तुम्हारा क्या, हर पल यहां, अरे समझ गया बालक, ले ऐसे बनाने बोल रही है ना, ले यहां पर पकड़ के इसको, तब भी तो a/2 आएगा समझ में आया, तब भी तो a/2 आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो तुम इनसाइड बनाओ चाहे आउटसाइड बनाओ। अब तुम अगर इसको बाहर बना दी तो फिर एक गड़बड़ कर दी, क्योंकि अगर तुम बाहर बना दी तब तो तुमको फिर अलग से इसका कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर करंट नहीं है। इसीलिए हम यहां पर जब Q पॉइंट पे निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको पकड़ के अंदर बना रहे हैं, क्योंकि अंदर वाले का हम निकाल चुके हैं पहले ही, क्या पता यहां सिमेट्री ना हो, गड़बड़ हो कुछ, तो इसलिए इसको नहीं बना रहे हम। यहां पर पॉइंट पकड़ के तुम कहीं बना सकती हो, जैसे मान लो कि हम यहां पर तुमको पॉइंट दिए और ऐसे ये वायर है, तो इस पॉइंट को पकड़ के तुम ऐसे सर्कल बनाओ। अब ऐसे नहीं बना सकती हो, ऐसे तो इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि उधर करंट ही नहीं है, करंट जिधर रहता है उधर सर्कल बनाते हैं, और तुम ये पॉइंट पकड़ के यहां बना दोगी, यहां तो करंट ही नहीं है। क्लियर है मेरी बात की नहीं क्लियर है? इसीलिए सर्कल यहां बनाए, तुम क्या यहां बना सकती हो, यहां तुम बना ही नहीं सकती हो, ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन जो तुमको P पॉइंट बोला तो बाहर में दिया है ना, तो उसमें तो बाहर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक। तो इसीलिए ये पॉइंट पकड़ के हम कहां बना रहे हैं इसको, बहुत गंदा हो गया ये। यहां पर मेरा a/2 इसको बोला था, और इसी a/2 पे हम क्या लिए थे, डिस्टेंस को बोलो, इसको हम क्या लिए थे, Q। तो Q पॉइंट को पकड़ के यहां पर एक सर्कल बना रहे हैं, और इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, देखो ये जितना है उतना ही ये भी होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a/2, करेक्ट, करेक्ट। अब यहां पर ये r का मतलब क्या था, रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप है ना, ये एम्पीरियन मतलब कि ये r के जगह पे तुम ये a/2 डालोगी, क्योंकि इस बार एम्पीरियन लूप का रेडियस कितना हो गया है, a/2 बाई सिमेट्री, क्योंकि हमको यहां पर a दिखा, तो ये a/2 है, तो बचा हुआ जो है वो a/2 होगा, सिमेट्री से हम बोल रहे हैं कि वो a/2 होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ, ठीक है। तो यानी कि ये r को हम डालेंगे a/2, तो a/2 तो 4 हो जाएगा, ये यहां पर a/2 डालोगे ना, तो a/2 तो 2 2 4, और यहां पर कितना हो गया, पाई a स्क्वायर से a घटा तो कितना आया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a। ये मैग्नेटिक फील्ड आया ड्यू टू Q, है ना, क्लियर है कि नहीं बताओ, इसको मान लेते हैं। और ये कहाँ का आया बाबू, ये आया तुम्हारा इनसाइड द आया ना, मतलब कि बिलो द आया है, ये बिलो का आया ना, बिलो मतलब कि इसके अंदर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अबव का देखते हैं, सरफेस से ऊपर। तो सरफेस से ऊपर जाने का क्या तरीका है, इस पॉइंट को पकड़ो, यहां से कितना चल जाओ, a/2, और यहां पर पॉइंट P मान लो, इसको पकड़ के क्या बना लो, यहां पर सर्कल, ऐसे ही बनेगा सर्कल, ठीक है। अब बोलोगी आप ऐसा यहां पर करके ऐसे क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि उधर तो जी फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए ना, और मैग्नेटिक फील्ड आता है करंट की वजह से, करंट तो यहाँ है, यहाँ करंट है नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन अगर तुम इस सर्कल को इधर बना लेती हो तब तो कुछ हो करंट नहीं होगा, समझ में आया, तो जीरो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाला लेंगे ना केस, सेकंड वाला केस में याद करो आउटसाइड का निकाले थे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ बाहर में बनाए थे लूप, ठीक है। तो सेकंड वाला केस में क्या लिए थे हम लोग, पॉइंट, ये पॉइंट P के लिए हुआ, तो उसको लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 पाई r था ना, क्योंकि एम्पीरियन लूप का रेडियस r। अब ये बताओ कि इस एम्पीरियन लूप का रेडियस क्या लोगी, इसका रेडियस कितना लोगी, सेंटर से लेना है ना, जैसे यहां पर सेंटर से लिए थे, तो इस वाले लूप का भी रेडियस सेंटर से लेना पड़ेगा। तो यहां पर देखते हैं जरा मिला करके,
इस सेंटर से देखना, यहाँ लिखा है क्या सेंटर से? सेंटर से नहीं लिखा है। ए होगा। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन याद करो ना, देखो क्यों ऐसा बोल रहे समझना, सेंटर क्यों बोल रहे देखो, जब तुम इसको ऐसे बनाई थी ना ये वाला लूप, तो तुम ये जो फॉर्मूला लिख रही हो रेशम, ये फॉर्मूला जो लिखी हो ये इस बड़े वाले लूप के लिए लिखी थी ना, और ये जो लूप का मेजरमेंट होता था वो सेंटर से होता था, तो इसलिए ये वाले लूप का भी जो तुम मेजरमेंट करोगी कहाँ से करोगी? सेंटर से ही लोगी। तो मतलब कि कुछ इस टाइप का, मतलब कि तुम ये डिस्टेंस लोगी। ठीक है, देखते हैं जरा, पॉइंट पी पे पहुंचना है, तो डिस्टेंस जो भी यहां पर रखते हैं ना, ये वाला जो भी डिस्टेंस रखते हैं, हाँ हाँ रुक जा, हाँ a प्लस ए बाई टू, रुक जा, लेकिन एक मिनट, सर्कल दिखना चाहिए ना। सर्कल फिर ऐसा नहीं बनेगा बाबू, सर्कल वैसा नहीं बनेगा, वही तो बोल रहे, सर्कल कुछ ऐसा बन जाएगा फिर। पी पॉइंट को शिफ्ट कैसे कर दें? शिफ्ट कर सकती हो, हालांकि इस पी पॉइंट को यहां से झटका के यहां ला सकती हो। तो ये पी पॉइंट का इससे दूरी कितना है? ये a बाई टू दूरी है और ये a, तो a बाई टू प्लस ए कितना होगा? 3a बाई टू। तो यानी ये r को कितना डालोगी? a प्लस ए बाई टू, क्योंकि ये r का मतलब है जो एम्पीरियन लूप का रेडियस ले रहे हैं वो कौन सा रेडियस ले रहे हैं? जब हम इसका बात कर रहे हैं ये b2 का, तो यहाँ सेंटर से लिए थे ना ये वाला का रेडियस, तो यानी कि a प्लस ए बाई टू। नहीं समझ में आया? आ गया? तो यानी कि हम लेंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 3a बाई टू, तो 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई, अच्छा ये 2 कट गया ना, तो आ गया 3 पाई ए, 3 पाई ए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर अभी आप यहाँ पर बना रहे थे, फिर अभी आप यहाँ पहुँचा दिए, बोलेगा बहुत लोग सर आप यहाँ लिए थे अभी यहाँ पहुँचा दिए। ठीक है, चलो थोड़ा हम बना देते हैं डायग्राम साफ साफ। अच्छा सेकंड, इसका एक और पार्ट है इसी सवाल का। अच्छा ये खत्म नहीं हुआ है, बोला था कि ये b1 और इसको निकालिए, उसका रेशियो बताइए, तो रेशियो भी हम लोग करेंगे, पहले ये डायग्राम को थोड़ा साफ साफ बना ले यार। देखो ये मेरा ऐसे वायर था, अभी हमको देखो जो बोला था ये a था ना, तो इसका सरफेस से हम कहाँ गए? a बाई टू, और यहाँ पर क्या ले लिया? पॉइंट p। ठीक है, तो अगर इससे मिलाना है तो इस पॉइंट को पकड़ के हम लोग क्या बनाते हैं? एम्पीरियन लूप, यानी ऐसा बनेगा एम्पीरियन लूप, बोलो अभी क्लियर हुआ? हाँ ऐसा ही बनेगा। लेकिन जब हम लोग पॉइंट कहाँ ले रहे थे? यहाँ ले रहे थे एक, यहाँ पर मतलब ए, यहाँ नहीं, यहाँ पर इससे आधा एकदम ना ऐसे, तो इस पॉइंट को पकड़ के एम्पीरियन लूप ऐसे बना रहे थे। तो ये एम्पीरियन लूप मेरा किसके लिए हुआ? क्यू के लिए हुआ, और ये एम्पीरियन लूप किसके लिए हुआ? पी के लिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अब तो एकदम कोई कष्ट नहीं। इसका रेडियस कितना है इस एम्पीरियन लूप का? a बाई टू प्लस है, तो वहाँ गलत बना रहे थे, मतलब हम यहाँ जो लेके फिर छोटा सा बना रहे थे वो गलत बना रहे थे, हालांकि उसमें भी कवर हो जाता, ऐसा नहीं कि वो गलत होता, तो यहाँ पर बना के दिखा देते, उसमें भी कवर हो। उसमें कैसे कवर करती बाबू? यहाँ पी लेकर के और ऐसे बनाना पड़ता, मतलब कुछ ऐसा कि ये जो तुम्हारा रेडियस है पूरा कवर हो, ऐसा बनाना पड़ता। क्लियर है कि नहीं? अभी ठीक है, क्योंकि यहां से देखो, यहां से रेडियस जितना है उतना ही यहां से भी होगा, तब ना इसको सर्कल बोलेंगे। तो तुम यहां तक नहीं छोड़ सकती हो पूरा बना, अगर यहां पॉइंट पे ले रही हो तो यहां ले रही हो तो ऐसे बनेगा, ऐसा समझ में आ गया? क्लियर ना? और ये सर्कल्स ऐसे है, ठीक है, तो तुम चाहो तो पॉइंट पे यहां ले लो और यहां बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये एम्पीरियन लूप हुआ पॉइंट पी के लिए, और क्यू के लिए तो मालूम चल गया अंदर में छोटू सा होगा। ठीक है, तो अब इसका रेशियो निकालते हैं, और देखो सेकंड पार्ट क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस वायर। ये जो पूरा वायर है इसका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? तभी से वही तो कर रहे हैं हाँ, इसके सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, बिल्कुल सही बात। इसके सरफेस पे देखो, हम लोग ग्राफ जो बनाए थे उस ग्राफ में ऐसे जा रहा था और ऐसे हो रहा था, सॉरी ऐसे नहीं हो रहा था, ये ऐसे आगे जाके होगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रहा था? मैक्स। और ये कौन सा लोकेशन है उसका? सरफेस वाला। तो यानी कि ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, तो उसका वैल्यू लिखना है कि मैक्सिमम कैसे होगा, तो कर लेंगे उसको भी। चलो पहले जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं इसको और रेशियो निकाल लेते हैं। ओहो, तो इसका रेशियो जो पूछा गया था, मैग्नेटिक फील्ड 1 एट पॉइंट क्यू म्यू नॉट, तो इसका रेशियो निकालोगी तो लिखोगी B1Q। अच्छा देखो, जिसका बोलेगा उसी को करना ना, क्योंकि नीट में सवाल आता है, हड़बड़ी में इंसान किसी को भी डिवाइड कर देता है। यहां बोला था कि हम जहां तक देख पाए थे तो पहले अबव बोला था, नहीं पहले बिलो था। देखो तो पढ़ो तो क्वेश्चन क्या बोला है उसमें, पहले अबव उसके बाद बिलो, तो पहले अबव बोला है ना, तो अबव वाला कौन सा है? ये अबव वाला है, ये अबव वाला है, और ये देखो लिख देते हैं यहाँ पर, ये अबव का है। तो
पहले ये देखो ये अबव वाला हुआ, तो अबव वाले को डिवाइड करेंगे बिलो वाले से। मतलब हम लिखेंगे कि B2 एट पॉइंट P डिवाइडेड बाई B1 एट पॉइंट Q, करेक्ट। तो B2 एट पॉइंट P कितना है, ये रहा, मतलब कि म्यू नॉट I बाई 3 पाई A डिवाइडेड बाई ये वाला तुम्हारा होगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई A। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ये कट गया, ये पाई कट गया, ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, है ना। अरे भाई यहाँ पर ऐसे होगा ना 1/3 डिवाइड बाई 1/4, तो ये 4 ऊपर जाएगा और ये 1 यहाँ जाएगा, तो कितना आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा रेशियो कितना आया दोनों का, 4:3, 4:3। और 4:3 ये बता रहा है 4:3, इससे कुछ बता नहीं रहा 4:3। चलो ठीक। तो हम लोग एक काम करते हैं कि अब जो फालतू सवाल पूछा है लास्ट वाला उसको कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम जो है तुम्हारा वो एट द सरफेस है, ठीक है। तो मेरे पास जो मेन फॉर्मूला है निकालने का वो B बराबर म्यू नॉट I, जो मेन फॉर्मूला मतलब कि जो इसके लिए निकाले थे, नहीं सॉरी अंदर वाले के लिए निकाले थे। अंदर वाले के लिए क्या निकाले थे फॉर्मूला, 2 पाई A स्क्वायर निकाले थे, ये इनसाइड का निकाले थे, याद करो, ठीक है। और यहाँ पर R भी तो था, है ना, अंदर वाले के लिए जो निकाले थे। तो वहाँ पर तुम क्या करो ना कि ये जो R है, R का मतलब रेडियस एम्पीरियन लूप का। अभी मान लो एम्पीरियन लूप छोटा सा है, R रेडियस है इसका, इसको बढ़ाते बढ़ाते कितना करोगी, A के बराबर। तो ये जब R बराबर हो जाएगा A के, मतलब एम्पीरियन लूप का रेडियस A के बराबर जब हो जाएगा, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये वाला इनसाइड वाला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मतलब कि उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो यानी क्या आएगा, म्यू नॉट I A अपॉन 2 पाई A स्क्वायर से कैंसिल, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई A। और यही मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, क्योंकि फिर तुम इसके बाहर जाओगी, अगर इस सरफेस के बाहर जाओगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर इसके अंदर जाओगी तो क्या होगा, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इस पॉइंट पे ना इनवर्सली ना डायरेक्टली, मैक्सिमम। तो तुम यहां पर भी डायरेक्टली वाले में मत रहो, तुम इनवर्सली वाले में भी मत रहो, दोनों में मत रहो, तुम कहाँ रहो, मैक्सिमम पॉइंट पे, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, जो कि ये वाला होगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई है, जिसमें R आएगा ही नहीं है इसमें तो R आएगा ही नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यहाँ तुम लिख सकती हो कि R बराबर A है, ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ये तुम्हारा ये तो आंसर पहले ही मिल चुका था तुमको, ठीक है। तो ये पूरा एम्पियर सर्कुलर लॉ का कहानी हुआ, जिसमें कि एक ही फॉर्मूला इंटीग्रल B.dl इक्वल टू म्यू नॉट I, यही फॉर्मूला है बस। हाँ, लेकिन जरूरी सबसे हमको, मेरे हिसाब से सबसे जरूरी बात क्या है ना, वो मेरे हिसाब से जो हम बता रहे हैं, मेरे हिसाब से सबसे जरूरी इस फॉर्मूला में बात ये है कि जब तुम लिख रही हो ऐसे इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, तुम ये I भी कर लोगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये पहला बात। और दूसरा बात कि ये जो लेंथ लेना है वो एम्पीरियन लूप का लेना है, बहुत लोग लेंथ वायर का ले लेता है, ये गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ये लेंथ होना चाहिए किसका, लूप का। कौन सा लूप, एम्पीरियन लूप। और ये मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, बस ये पहचानना बस। और बाकी सवाल इसमें कंप्लीट। और कितना हो गया, या तो 180 या तो 0। अगर तुम्हारा उतना नहीं आ रहा है नीट का भी सवाल में और जेई का भी सवाल में, तो इसका मतलब कि तुम कुछ गलत कर रही हो उसमें, या तो गलत डायरेक्शंस ली हो, ठीक है, समझ में आया। तो दोनों में एंगल उतना ही आना चाहिए ही चाहिए, क्लियर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास आगे करेंगे सोलिनॉइड, टोरॉइड, ये सब करेंगे, मतलब कि एम्पियर सर्कुलर लॉ ही आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है, उससे और क्लियर समझ में आएगा ये, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस, बाय।